सोचिए, आप एक ऐसे खौफनाक डेथ गेम में फंस जाएं जहां भूत हर छोटी गलती पर आपकी जान लेने को तैयार हों। लेकिन क्या हो अगर आपके पास अल्टीमेट टाइकून सिस्टम हो और आपके अकाउंट में 9 ट्रिलियन से ज्यादा भूतों का पैसा का बैलेंस हो। ग्लोबल मेनेस के इस खतरनाक अंडरवर्ल्ड इन डंजन में जहां बाकी प्लेयर्स अपनी जान बचाने के लिए कांप रहे हैं, वहीं हमारा एमसी अपनी दौलत से रैथफुल भूतों को रिश्वत दे रहा है, खौफनाक कुक को अपना नौकर बना रहा है और पूरे हॉरर सर्वाइवल गेम को पे टू विन मजाक में बदल रहा है। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं इस भयंकर और मजेदार कहानी की शुरुआत का। मुश्किल से अपने 20 सेकंड 20वें दशक में ये लड़का पहले ही मरकर 3 साल से दोबारा जिंदा हो चुका था और इस प्रोसेस में उसने एक हद से ज्यादा पावरफुल सिस्टम अनलॉक कर लिया था। ये चीट कोड्स के साथ दोबारा पैदा होने जैसा था, इंसानों के बीच भगवान बनने का परफेक्ट सेटअप। पर किस्मत का एक ऐसा मजाक था। लिनू का सिस्टम अंडरवर्ल्ड का बैंक था। आज तक उसने हैरान कर देने वाली 90 ट्रिलियन घोस्ट करेंसी भूत पिशाच की करेंसी जमा कर ली थी। क्या इसका मतलब यह था कि वो मरने के बाद ही लग्जरी की जिंदगी जी सकता था? कोई भी नॉर्मल इंसान इसे एंजॉय करने के लिए खुशी खुशी नरक में कूद जाता। पर लियो मर मर के थक चुका था। वो किसी भी हालत में उस सबसे दोबारा नहीं गुजरना चाहता था। अचानक नल से टपकता हुआ पानी खून जैसा लाल हो गया और बाथरूम के शीशे पर एक गहरे लाल रंग का नोटिफिकेशन आया। कंग्रेचुलेशंस, आपने हॉरर गेम के 5th इंटरनल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये इंस्टेंस 16 घंटे में ओपन होगा। लेनू बस यही सोच पाया, ये आखिर क्या बला है। ये उसका अंडरवर्ल्ड करेंसी सिस्टम नहीं था, वो तो उसके कॉन्शियसनेस दिमाग में एग्जिस्ट करता था, इसलिए वो बिना देखे उसके कंटेंट जानता था। ये हॉरर गेम सिस्टम पक्का कोई बाहरी घुसपैठिया था। लियो ने सावधानी से शीशे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तुरंत उसने एक डरावनी शक्ति को उसे बुलाते हुए महसूस किया, जो डार्क, चिलिंग और अजीब थी और मौत की जानी पहचानी बदबू से भरी थी। लियो ने खुद को शांत रहने को कहा। नोटिस के अनुसार उसे कल इस हॉरर गेम में जबरदस्ती डाल दिया जाएगा और ये पहले से ही 5th राउंड था। ऐसा लग रहा था कि ये गेम काफी टाइम से चल रहा था। जब भी डाउट हो गूगल से पूछो। लियोनू ने तुरंत हॉरर गेम कीवर्ड सर्च किया, पर उसे बस सेंसेशनल क्लिकबेट ही मिला। बिल्कुल आखिरी पेज तक स्क्रॉल करने के बाद उसे आखिरकार हॉरर गेम के बारे में एक लाल रंग की वेबसाइट मिल गई। पता चला कि पूरी दुनिया में हो रही रहस्यमयी घटनाएं फेक न्यूज नहीं थी, वो इसी गेम से लौटने वाले प्लेयर्स की वजह से हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन सेंटर नंबर 9 खास तौर पर इस गेम से निपटने के लिए बनाया गया था। जिनको ये चुनता है उन्हें बदला लेने वाले भूतों से भरे एक सर्वाइवल इंस्टेंस में फेंक दिया जाता है। रूल्स तोड़ो और तुम भूतों का खाना बन जाओगे। हर इंस्टेंस में कम से कम आधे प्लेयर्स का मरना तय है, पर बचने वालों को भूतों और उनके कर्स्ड आर्टिफैक्ट शापित चीजों को कंट्रोल करने की पावर मिल जाती है। तुम जिंदा रहोगे या मरोगे, ये इस बात पर डिपेंड करता था कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं या नहीं। लिनू ने सोचा कि इस गेम में एंटर करना इतनी भी बुरी बात नहीं है। अगर गेम की दुनिया में सच में दानव और भूत हैं, तो रियल वर्ल्ड भी सेफ नहीं था। वो इन आत्माओं से लड़ने की पावर पाने के लिए गेम में एंटर करेगा। इसके अलावा उसके अंडरवर्ल्ड बैंक सिस्टम के साथ उसके बचने के चांसेस थोड़े ज्यादा होने चाहिए। शायद उसका सोकॉल्ड घोस्ट मनी सिस्टम सिर्फ इस नरक जैसे गेम की वजह से ही सामने आया था। लियो ने कपड़े बदले और अंडरवर्ल्ड द्वारा उसका नाम पुकारे जाने का वेट करने लगा। ठीक आधी रात को एक अंधा कर देने वाली रोशनी फूटी। लियो के पैरों के नीचे की जमीन फट गई और वो एक दूसरे डायमेंशन में गिर गया। ये इंस्टेंस मिशन में येलो स्प्रिंग्स इन था। 2 दिन तक काम करो और जिंदा रहो। लियो के साथ 5 और प्लेयर्स थे। लिन्यू प्रैक्टिस की हुई कूलनेस के साथ लैंड हुआ। उसके सामने एक टूटी फूटी सराय खड़ी थी जो एक सुनसान और डरावने लैंडस्केप से घिरी हुई थी। तभी 5 और प्लेयर्स प्रकट हुए, 3 आदमी और 2 औरतें। एक लंबा मस्कुलर आदमी बोला, लगता है इस बार मेरे अलावा बाकी सब यहाँ रूकी नए हैं। वो 4th राउंड का प्लेयर था। हर आधे महीने में एक इंस्टेंस होता था, इसलिए ये 5th था। पर जिंदा बचना कोई आसान काम नहीं था, जिसका सबूत उसके हाथों पर भरे हुए भयानक निशान थे। ये देखकर दोनों लड़कियों के चेहरे डर से भर गए। लियो शांति से आगे बढ़ा। बड़े भाई, इतनी बार जिंदा बचना ही पहले से काफी इंप्रेसिव है। क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है जो आप हम नए लोगों के साथ शेयर कर सकें? वो आदमी हैरान था कि लियो जैसा नया खिलाड़ी दूसरों की तरह पैनिक नहीं कर रहा था। शायद इस बच्चे में जिंदा बचने का दम था। वेटरन ने एक्सप्लेन किया, इस गेम के भूत बिना वजह किसी को नहीं मारते। एक सर्वाइवर होने के नाते उसने उन्हें 2 एडवाइस दी। पहला, गेम के रूल्स कभी मत तोड़ना जब तक कि तुम भूतों का डिनर नहीं बनना चाहते। और दूसरा, सबसे बेसिक रूल्स प्लेयर्स को सीधे तौर पर बता दिए जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन लिनू ने ऑनलाइन जो पढ़ा था उससे कुछ खास अलग नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे सबसे जरूरी डिटेल्स अभी भी मिसिंग थी। अपनी खुद की जान बचाने के लिए दूसरों की बलि दी जा सकती थी। तभी इनका दरवाजा चरमराते हुए खुला। रोंगटे खड़े कर देने वाली उस आवाज ने पूरे ग्रुप को घूमने पर मजबूर कर दिया। एक बिगड़े हुए चेहरे और एक भयानक स्माइल वाला एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। एक फटी हुई आवाज में उसने कहा, आप सभी का येलो स्प्रिंग्स इन में स्वागत है। आप लोग यहाँ काम करने आए हैं। उसने खुद को इनका अकाउंटेंट बताया, जिसे मैडम ने उन्हें उनका काम सौंपने के लिए भेजा था। हालांकि वो बस एक बूढ़ा आदमी था। उसके अंदर से एक डरावनी ऑरा निकल रही थी, जिससे उनकी रूह कांप उठी।
ये बिना किसी डाउट के एक बदला लेने वाली आत्मा थी। शुरू करने से पहले अकाउंटेंट इनके कुछ रूल्स बताना चाहता था। लियो ने फोकस किया, सब कुछ याद करने के लिए तैयार, क्योंकि ये डेथ रूल्स थे जिन्हें बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता था। पहला, चाहे उन्हें कहाँ भी काम दिया जाए, उन्हें अपना काम लगन से पूरा करना होगा। अगर किसी ने काम चोरी की तो मैडम उन पर कोई रहम नहीं खाएगी। जब उसने मैडम का जिक्र किया तो अकाउंटेंट के चेहरे के भाव देखकर लिन ने अंदाजा लगाया कि वो एक और भी ज्यादा पावरफुल भूत है, इसीलिए ये बूढ़ा आदमी इतना डरा हुआ था। दूसरा रूल, इनमें किसी भी चीज को नुकसान मत पहुंचाना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीसरा, कभी किसी कस्टमर की बात मत टालना। हालांकि मैडम उन्हें डायरेक्टली सजा नहीं देगी, पर इनमें बहुत से गुस्से वाले मेहमान आते हैं। अगर उन्हें प्लेयर्स को सबक सिखाने का कोई बहाना मिल गया तो मैडम उन्हें बचाएगी नहीं। आखिर में किसी के पास कोई सवाल न होने पर उसने काम बांटना शुरू किया। उसने इशारा किया और चुपचाप चला गया, पर उन्हें एक ऐसी नजर देने से पहले नहीं जो कह रही थी सेफ रहना। उसके बाद नशेड़ी और एक जवान औरत को लिविंग रूम साफ करने का काम मिला। वहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल को बूढ़े आदमी के साथ अकाउंट बुक्स ऑडिट करने के लिए ऊपर भेज दिया गया। अब बस लिन यू और वो जवान स्कूल की लड़की बचे थे। बूढ़े आदमी ने उन दोनों को घूरा और फिर उन्हें वेटर्स का काम दे दिया, मेहमानों के ऑर्डर्स लेने और सर्व करने के लिए। मेन हॉल उस दरवाजे से सीधा आगे है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों अपनी औकात में रहोगे और कोई गड़बड़ नहीं करोगे। अकाउंटेंट की डरावनी मुस्कान ने लड़की के चेहरे का रंग उड़ा दिया। लियो ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया, ये जानते हुए कि डर के मारे सुन्न पड़ जाना उसे मरने वाला पहला शख्स बना देगा। अंदर आते ही लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन ली सरनेम के साथ दिया। लियो ने उसे शाओली बुलाने का फैसला किया और अपना नाम एक सीक्रेट रखा। ग्रुप के लीडर ने भी अपना नाम नहीं बताया था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ अपनी पहचान बताना एक बुरा आइडिया था। वो मेन हॉल में आए, जहां सर्व करने के लिए कस्टमर्स का वेट करने के अलावा कोई काम नहीं था। तभी एक मेहमान अंदर आया और उसे देखकर उनका खून जम गया। एक बहुत बड़ा पिशाच वहां खड़ा उन्हें देखकर राल टपका रहा था। वाह, ये क्या है? ताजे इंसान। लियो का मुंह फड़का जब उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए इज्जत के साथ उस जानवर को अंदर बुलाया। वह जानवर बड़बड़ाते हुए भारी कदमों से अंदर आया। तो तुम लोग नौकर हो। अगर तुमने कुछ नहीं कहा होता तो मुझे लगता कि तुम लोग मेनू में हो। पहला ट्रायल खत्म हो गया था, मुश्किल से। शाओली अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाई थी जो उसने अभी देखा था। वो जानवर बैठ गया, जिसकी वजह से लकड़ी की कुर्सी झुक गई और चरमराने लगी। अपने भारी वजन के नीचे लगभग टूटने ही वाली थी। लिनियो ने राहत की सांस ली। अच्छी बात है कुर्सी टूटने से बच गई, उसने सोचा, वरना क्या पता अगर नुकसान की भरपाई हमें ही करनी पड़ती। उस पिशाच ने 2 सोने के सिक्के टेबल पर फेंके और गरज कर बोला, पहले मेरे लिए गर्म पानी का पॉट और टेबल वेयर का एक सेट लेकर आओ। लियो ने एक बार फिर इज्जत से सिर हिलाया। अभी लाया सर। वो उबलते पानी की तरफ बढ़ा, अजीब आकार के बाउल्स और चॉपस्टिक्स को देखकर घबराया हुआ, पर फिर भी आगे बढ़ता गया। जब शाओली ने टीपॉट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो लिन यू ने उसे तुरंत रोक दिया। पॉट बहुत ज्यादा भारी था, वो इसे खुद हैंडल करेगा ताकि ऐसी कोई गलती ना हो जिससे उनका मेहमान गुस्सा हो जाए। अचानक टीपॉट का ढक्कन एक मुंह की तरह खुल गया और वो चिल्लाया, आह, ये बहुत गर्म है, दर्द हो रहा है, मुझे मार दो। उसके साथ ही उसने उबलता हुआ पानी हर जगह उगल दिया। खोलने वाले पानी ने लिनू का हाथ जला दिया और उसके रिफ्लेक्सेस ने उसे पॉट गिराने पर मजबूर कर दिया, जो फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। शाओली ने उसे देखा, भाई लिन, टीपॉट टूट गया है। शायद हम इन टुकड़ों को छुपा सकते हैं। लियू ने चुपचाप शाओली की हिम्मत की तारीफ की। वो उसे अकेले फैसले नहीं देने वाली थी, पर वो जानता था कि इसे छुपाना नामुमकिन है। जैसा उसने सोचा था, ठीक वैसे ही बूढ़ा अकाउंटेंट अंधेरे से कूदकर बाहर आया। कैसे अनाड़ी जवान बेवकूफ हो, तुमने अभी शुरू ही किया है और तुमने अभी से चीजें तोड़नी शुरू कर दी। ये टीपॉट 50 तांबे के सिक्कों का है। तुम यहां हो इसलिए तुम्हारे पास मुझे चुकाने के लिए पैसे नहीं है। तुम भुगतान क्यों नहीं करते? जिस हाथ ने इसे तोड़ा है उसके साथ बूढ़े आदमी ने छलांग लगाई। उसके म्यूटेटेड रूप बदले हुए हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। पर लियू गर्जा, रुको, किसने कहा मैं पे नहीं कर सकता? एक ही पल में लिन्यू ने अपने नेदरवर्ल्ड बैंक सिस्टम को सम्मन किया, 50,000 हेडीज नोट्स विदड्रॉ किए और उन्हें सिक्कों में कन्वर्ट कर लिया। यह सिस्टम प्रैक्टिकली इस डेथ गेम के लिए ही बना था। यह पहली बार था जब लिन यू सच में इसमें से पैसे निकाल पाया था। उसके हाथ से एक शानदार रोशनी फूटी जिसने बूढ़े अकाउंटेंट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बूढ़े आदमी के हाथ तुरंत पीछे हट गए। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा जब उसने लिनू की प्योर नेदरवर्ल्ड ऑरा महसूस की, एक ऐसी एनर्जी जो मैडम से भी ज्यादा ताकतवर थी। लिन्यू के हाथ में सिक्कों की कई लड़ियां आ गईं। उसने पेमेंट के रूप में 1000 कॉपर कॉइन्स के बराबर एक लड़ी बूढ़े आदमी की तरफ कैजुअली उछाल दी। अकाउंटेंट डर गया था। 1000 कॉपर कॉइन्स उसकी भूत वाली जिंदगी खरीदने के लिए काफी थे। अगर लिनू ने वो पैसे पिशाच कस्टमर को ऑफर किए तो वो जानवर खुशी खुशी उसे मार देगा और मैडम भी इसकी परमिशन दे देगी। पर लियू अब पूरी 5 सिक्कों की लड़ियां निकाल सकता था। उसने सबको बुला लिया, जिससे बूढ़ा आदमी डर के मारे शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि भूतों को भी डर और आदर महसूस होता है जब उनका सामना पैसे के असली भगवान से होता है।
अगर सिर्फ 50,000 उसे ऐसे डरा सकते हैं तो उसके पास बचे हुए 90 ट्रिलियन क्या करेंगे। उसका गोल्डन फिंगर क्लियर था कि उसके अंदाजे से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था। इसके अलावा अकाउंटेंट के रिएक्शन ने रूल्स में एक रुकावट को कंफर्म कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि बदला लेने वाली आत्माएं लोगों को अपनी मर्जी से मारकर उनकी चीजें नहीं छीन सकती थीं। लिनू ने सिक्कों की लड़ियां आगे बढ़ाई। आगे बढ़ो, उसने कहा, इसे ले लो। क्या अकाउंटेंट्स को पैसे के मामले में अच्छा नहीं होना चाहिए? बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सब कभी नहीं देखा था। बस इसे पकड़ना ही दोबारा मरने जैसा लग रहा था। लियू ने बूढ़े आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब उसके पास नेदरवर्ल्ड सिस्टम से फर्स्ट टाइम स्पेंडर नाम का एक नया मिशन था। अगर लिन यू ने 1 लाख हेडीज नोट से ज्यादा खर्च किए तो उसे एक कैशबैक कार्ड और 9 अंडरवर्ल्ड सोल बिविचिंग वाइन की एक बोतल मिलेगी। सिस्टम ने टूटे हुए टीपॉट की कीमत 100 हेडीज नोट्स लगाई, जिसमें 100 टाइम्स की पेमेंट लिमिट थी। उसके ऊपर कुछ भी मिशन के लिए काउंट नहीं होगा। उसने कैशबैक कार्ड के आइडिया को साइड में फेंक दिया। आखिरकार पैसा ऐसी चीज थी जिसकी उसके पास कोई कमी नहीं थी। जिस चीज में लिन यू को सच में इंटरेस्ट था वो थी 9 अंडरवर्ल्ड्स सोल बिविचिंग वाइन। इसका नाम ही बताता था कि ये कोई आम चीज नहीं थी। हालांकि वो भूतों को कमांड करने के लिए पैसे का यूज कर सकता था, पर वो जानता था कि इस दुनिया के रूल्स किसी भी पल बदल सकते हैं। इस दुनिया में सच में सेफ रहने के लिए उसे अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करना होगा। अब जबकि वो इस इंस्टेंस के रूल्स समझ गया था, अब लिनू के लिए सिस्टम के मिशन को जल्दी से पूरा करने का टाइम आ गया था। इस प्लेट के लिए कितना, लियू ने पूछा। अकाउंटेंट हकलाया। 100 कॉपर्स सर। अपने हाथ के एक ही झटके से लिनू ने दर्जनों प्लेट जमीन पर गिराकर तोड़ दी, जिससे बूढ़ा भूत डर गया। लियू ने फिर बागी के पैसे भरपाई के तौर पर दे दिए। बूढ़े आदमी को कोई आइडिया नहीं था कि यह शख्स कौन है या इसका मकसद क्या है, पर एक बात पक्की थी, किसी के पास भी इतना पैसा हो तो वो एक अच्छा इंसान ही होना चाहिए। ये बूढ़ा भूत आपको दोस्त कहने की हिम्मत नहीं करेगा सर, अकाउंटेंट ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। पर अगर आपको कभी कोई परेशानी आई तो मैं आपका वफादार बैल और घोड़ा बनूंगा, आपके हर हुक्म को मानने के लिए तैयार। कैसा चापलूस है, उन भेंगी धोखेबाज आंखों के साथ। लिनियो ने उसे पैसे उछाल कर दिए। उसकी नजर कांपते हुए बाउल्स के ढेर पर चली गई। तभी एक नई आवाज हवा में गूंजी। सर, मुझे आपसे हमारे एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स को फॉलो करने के लिए कहना होगा। अगर ऐसा चलता रहा तो हम अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे। बूढ़े अकाउंटेंट ने ओनर की आवाज पहचान ली। ये किसी भूत जैसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि हैरानी से काफी सॉफ्ट थी। ऐसा लग रहा था कि ओनर भी उसके पैसे के लालच को नहीं रोक पाया था। पर अब सिर्फ भरपाई करना साफ तौर पर काम नहीं आने वाला था। लियू के पास सर्व करना जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर ये स्मर्फ जैसा भूत सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसे और पैसे की रिश्वत देनी पड़ेगी। पर उम्मीद के खिलाफ भूत का पूरा रवैया ही बदल गया। उसने लिन्यू से एक डरपोक और शांत आवाज में बात की। सब ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। उन तीनों ने घूर कर देखा। उसके इस नए बर्ताव पर उनके जबड़े खुले के खुले रह गए। भूत इनसिक्योर फील कर रहा था। उसके अपने नाम पर 3 कौड़ी भी नहीं थी। वो अपने आप को लिन्यू जैसे आदमी से कंपेयर करने की हिम्मत कैसे कर सकता था, जो पानी की तरह पैसे बहा रहा था। शायद कोई ताकतवर फिगर उसे कभी न खत्म होने वाली यीन एनर्जी सप्लाई कर रहा था। लिन्यू के दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। वो आगे बढ़ा और भूत को इतनी देर इंतजार कराने के लिए एक मील ट्रीट करने का ऑफर दिया। अच्छा, तो फिर शुक्रिया सर। भूत हंसते हुए शर्मा गया। लियू ने उसे अपनी पसंद का कुछ भी ऑर्डर करने को कहा। आज रात सब उसकी तरफ से था। बड़ी बुरी बात है कि यहाँ का सबसे महंगा सूप भी सिर्फ 100 वेन का था, प्रैक्टिकली फ्री जैसा। भले ही ये किसी और के पैसों पर था। भूत अभी भी नर्वस था और बस हर डिश में से एक ही ऑर्डर करने की हिम्मत कर पाया। अकाउंटेंट ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और किचन की तरफ दौड़ा। पर लियू खुश नहीं था, जिससे भूत को लगा कि उसने ज्यादा ऑर्डर करके उसे नाराज कर दिया है। पर उसे हैरानी हुई जब लियू ने उसे 30 वेन के अंदर कुछ भी ऑर्डर करने से मना कर दिया। और 30 वेन के ऊपर की हर डिश के लिए उसे 2 सर्विंग्स ऑर्डर करनी पड़ेंगी। एक आदमी पे कर रहा था और 2 भूत ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे उन्हें दौलत का भगवान मिल गया हो। बूढ़े अकाउंटेंट ने अपनी बिजली से भी तेज मेंटल मैथ का दिखावा किया। टोटल 830 वेन होता है, जिसे हम 800 राउंड डाउन कर सकते हैं। नहीं, इसे राउंड अप करके 1000 वेन कर दो, लिन यू ने अनाउंस किया। अब तक मैं सिर्फ 60,000 ही खर्च कर पाया हूँ। उसके पास अभी भी उड़ाने के लिए बहुत सारा पैसा था। तभी लियू को एक शानदार आइडिया आया। उसने शाओली से दरवाजे के बाहर एक साइन टंगवाया। आज मिस्टर लिन गांव के हर एक भूत को ट्रीट दे रहे थे। अगले ही पल डोंगिन नए साल की पार्टी की तरह वाइल्ड हो गया। एक बिना सिर वाले भूत ने एक्साइटमेंट में कहा, मैं इतना पैसा उड़ाए जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यंग मास्टर लिन का शुक्रिया, हमारी इन एनर्जी और भी मजबूत हो गई है। एक और भूत ने ध्यान दिया कि लिनू जो पैसे यूज कर रहा था वो बिल्कुल नए थे। प्योर इन एनर्जी हद से ज्यादा घनी थी। ये जरूर घोस्ट किंग का चुना हुआ स्पोक्समैन होगा, जो अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए इतना पैसा बहा रहा है। शाओली मजबूर होकर देखती रही जब लिन्यू भूतों के साथ ग्लासेस क्लिंक कर रहा था। क्या उसे एक नया प्लेयर नहीं होना चाहिए था? उसे वहां से गुजरते देखकर लियू ने हाथ हिलाकर उसे बुलाया। शाओली, तुमने बहुत मेहनत की है। हे मैनेजर, यहाँ एक और बाउल नरिशिंग नेदरवर्ल्ड सूप लेकर आओ। वो शाओली को खाने की ट्रीट दे रहा था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। लिन्यू पूरे इनका खर्चा उठा रहा था। ठीक उसी वक्त सिस्टम ने अनाउंस किया कि उसने पहला मिशन कंप्लीट कर लिया है। उसकी खाली इन्वेंट्री में अब 9 नेदर सोल सप्रेसिंग वाइन आ चुकी थी। इसे पीने से किसी की आत्मा और स्पिरिचुअल सेंस मजबूत हो सकती है।
ये किसी घोस्ट हैमर या भूत का लेवल बढ़ा सकता है, पर कोई भी ज्यादा से ज्यादा बस 3 बॉटल्स ही पी सकता है। लिंग्यू बिल्कुल इस चीज का वेट कर रहा था। ये आइटम उसे और मजबूत बनाएगा, जिससे वो आखिरकार अपनी किस्मत खुद तय कर पाएगा। जैसे ही लियू ने बोतल का ढक्कन खोला, उसकी खुशबू पूरे इनमें फैल गई, जिससे हर भूत हैरान रह गया। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल खजाना था जिसमें से ऐसी प्योर यीन एनर्जी निकल रही थी। लियू ने अपना सिर पीछे किया और पूरी बोतल पी गया। तुरंत अपने पूरे शरीर में एक प्योर ठंडी स्पिरिचुअल एसेंस का असर महसूस किया। पहले इस्तेमाल के साथ लियू की स्पिरिचुअल सेंस 10 बढ़ गई और उसकी स्पिरिचुअल पावर 100 हो गई, जिससे उसका एट्रीब्यूट पैनल एक्टिवेट हो गया। वो लेवल 1 का घोस्ट टैमर बन चुका था। लियू सेटिस्फाइड था। सिर्फ एक बोतल ने उसे लेवल 1 टैमर बना दिया। ये सच था, पैसा हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। पहला मिशन पूरा करने के बाद सिस्टम ने तुरंत दूसरा मिशन असाइन किया, जिसका टाइटल था पानी की तरह पैसे बहाना। अ परफेक्ट ग्रेड घोस्ट टाइमिंग कॉन्ट्रैक्ट रिवॉर्ड के तौर पर पाने के लिए एक ही ट्रांजैक्शन में 3,20,000 युआन खर्च करें। लियू ने भूतों की तरफ देखा जिनके पेट पूरी तरह भर चुके थे। उनमें अब और खाना ठूसने का कोई तरीका नहीं था। तो अब वो इतने सारे पैसे कैसे खर्च करेगा? वो बड़ा स्मर्फ जैसा भूत इस पूरे टाइम लिन्यू को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी ऑरा मजबूत नहीं थी, पर उसकी दौलत बहुत ज्यादा थी और वो कैजुअली स्पिरिचुअल वाइन लेकर घूम रहा था। वो जरूर कोई बहुत बड़ी ताकत होगी जिसकी आत्मा को भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ की प्रजातियां सब अपने बचे खुचे अटैचमेंट से बंधी हुई थीं। अब वो लिन यू की चापलूसी नहीं करना चाहता था, बल्कि सच में उसकी मेहरबानी का कर्ज चुकाना चाहता था। यंग मास्टर लिन, क्या मैं आपको भाई लिन कहने की हिम्मत कर सकता हूँ? वो खड़ा हुआ और जोर से अनाउंस किया, एक छोटा शीशा दिखाते हुए। आज मैं आपकी दरियादिली से सच में अभिभूत हूँ। अपने शुक्रिया के निशान के तौर पर मैं आपको ये अनरैंक्ड यीन आर्टिफैक्ट गिफ्ट करना चाहता हूँ। उसे ये शीशा कई साल पहले मिला था, पर उसे कभी समझ नहीं आया कि इसे यूज कैसे करना है। वो बस इतना जानता था कि इसमें यीन एनर्जी डालने से वो अलग अलग तरह के भूतों और ऐसी जगहों को क्लियरली देख सकता था जहां यीन एनर्जी जमा होती है। लिनू ने उस घने काले शीशे को चेक किया। इसमें कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। अंडरवर्ल्ड सिस्टम ने इसकी यीन एनर्जी स्कैन की और इसकी पहचान ड्रैगन सोल लॉकिंग घोस्ट मिरर के रूप में की। लिनू ने तुरंत स्मर्फ जैसे भूत को शुक्रिया कहा, शीशे को उसके असली नाम से पुकारते हुए। भूत हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतने रहस्यमय यीन आर्टिफैक्ट के बारे में जानता था। लिनू ने अपने स्टोरेज स्पेस का यूज करके शीशे को अंदर रख लिया, जिससे भूतों की भीड़ में एक और हैरानी की लहर दौड़ गई। इस इंसान के पास दरअसल एक स्पैटिल इन्वेंट्री थी। लगता है इसने कई बड़े रेल्म्स की यात्रा की है, या शायद ये यहाँ का है ही नहीं। उस वक्त हर भूत के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, उन्हें लिन्यू की चापलूसी करके फेवर लेना था। एक और भूत बोला, वो भी उसे खजाना पेश करना चाहता था। वो एक ग्रीवांस फर्नेस नेकलेस था जो उसने सीक्रेटली घोस्ट मार्केट से हासिल किया था। इसे पहनने से यिन एनर्जी के खतरनाक असर से बचा जा सकता था। एक घोस्ट जनरल की आखिरी ऑफेंसिव पावर। ये न सिर्फ आत्मा को बचाता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक तबाह कर देने वाला काउंटर अटैक भी छोड़ सकता है। लिन यू ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि ये उन लेजेंडरी ग्लासेस जैसा हाई ग्रेड नहीं था, पर ये उसके करंट लेवल के हिसाब से परफेक्ट था। बाकी बची हुई आत्माओं के पास देने के लिए कोई खजाना नहीं था, इसलिए इसके बजाय उन्होंने उसे अपनी प्राइमल लीन एनर्जी दे दी, जिसे उन्होंने सीधे उसके नए नेकलेस में डाल दिया। लिनू ने पावर की एक लहर महसूस की जो इतनी ताकतवर थी कि लगा जैसे उसके शरीर से फूट पड़ेगी। मेरा दिल से शुक्रिया, उसने अपने हाथ इज्जत से जोड़ते हुए कहा। भूत खुशी से पूरे झूम उठे थे। शाओली साइड से देख रही थी, ये सोचते हुए कि ये उसके पिता के नौकर चाकरों द्वारा उन्हें गिफ्ट देने की होड़ से भी ज्यादा इंटेंस था। जब आधी रात की पार्टी खत्म हुई, बूढ़े अकाउंटेंट ने खुशी से अपने बुक्स चेक किए। आज रात का रेवेन्यू डेली एवरेज का 5 गुना था। लियू ने बाहर देखा। घनी इन एनर्जी तूफानी लहरों की तरह उठ और गिर रही थी। कोई हैरानी नहीं कि भूत जाने के लिए इतने बेताब थे। तभी मैडम की आवाज इनमें गूंज उठी। डे शिफ्ट खत्म हो चुकी है, अब ग्रैंड हॉल में डिनर का वक्त है। इसका मतलब था कि वो अब इनके बागी भूत निवासियों से मिलने वाले थे। लियू को डर था कि वो बूढ़े अकाउंटेंट की तरह आसानी से पैसे के झांसे में नहीं आएंगे। जैसे ही शाओली बागी सर्वाइवर्स के बारे में चिंता कर रही थी, एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। करंट नंबर ऑफ सर्वाइवर्स 4। आखिर में ये एक गेम था। लिनू के पास पैसे थे और दूसरों के पास नहीं। उसने अभी के लिए सेफ रहने के लिए अंडरवर्ल्ड बैंक का इस्तेमाल किया, पर अपनी लास्ट विथड्रावल में एक सेकंड भी स्लो होने की वजह से उसने लगभग अपना एक हाथ खो दिया था। घोस्ट पेट्रन्स ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने उन्हें ड्रिंक्स पिलाई थी, वरना वो उसे मेनू में डाल देते। कदिस्मत से पैसा ही उसका जिंदा बचने का अकेला सहारा नहीं था। बूढ़े अकाउंटेंट ने अनाउंस किया कि परंपरा के अनुसार खाना यहीं सर्व किया जाएगा। उसी पल एक तीखी आवाज हवा में गूंजी। बूढ़े भूतली, तुम किसी नए बस बॉय के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? एक सुअर जैसी शक्ल वाला भूत, या यूं कहें कि एक फीमेल भूत दूसरी औरत के साथ अंदर आई। दोनों घावों से भरी हुई थी। उनके साथ जो ब्लॉन्ड आदमी था वो जा चुका था। लगता है वो जिंदा नहीं बच पाया। तुम दोनों को चोट क्यों नहीं लगी? औरत ने लियू और उसके साथी को घूरा और उसके दिल में जलन और गुस्से का एक कड़वा बीज पनपने लगा। लियू ने उसकी इस घूरती हुई नजर पर ध्यान दिया, पर उसे इग्नोर कर दिया। वो उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। इस बीच अकाउंटेंट और फीमेल भूत बहस करने लगे, जिससे इनके हायरार्की के बीच पड़ी गहरी दरारें सामने आने लगी। जियांगमा, लंबे बाल और छोटे दिमाग वाली, तुम भला क्या समझ सकती हो? तुम्हें स्टाफ को तड़पाने में मजा आता है, पर मैं अभी भी अच्छे कर्म इकट्ठे करना चाहता हूँ। बूढ़ा अकाउंटेंट गुस्से से गुर्राया।
ये देखकर कि वो जीत नहीं सकती, जियांग माँ ने अपनी दुश्मनी लिन्यू की तरफ मोड़ दी, उस पर आलसी होने का इल्जाम लगाया और उसे सजा देने के लिए झाड़ू चलाया। लियू आराम से अपनी चाय पीता रहा जब उसके झाड़ू का वार उसके नेकलेस के डार्क ऑरा से एकदम रुक गया। वो हैरानी से लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई। मिडग्रेडियन आर्टिफैक्ट तो ये है जिस पर तुम भरोसा कर रहे हो। जियांग माँ जोर से अपनी सीट पर बैठ गई, उसके वजन के नीचे कुर्सी चरमराई जब उसने लिनियो को नफरत भरी नजरों से घूरा। ये क्लियर था कि उसने उसे निशाने पर रख लिया था। मौका मिलने पर वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती। वो सिर्फ इसलिए सेफ था क्योंकि बागी भूत अभी भी उसकी पहचान को लेकर श्योर नहीं थे। अगर वो उसे हैंडल नहीं कर पाया तो उसे डर था कि बूढ़े अकाउंटेंट और मैडम को भी समझ आ जाएगा कि वो और कुछ नहीं, बस एक अमीर आम इंसान था। तभी दरवाजा झटके से खुला, जिससे जियांग माँ से भी ज्यादा विशाल और डरावनी प्रेजेंस सामने आई। उसकी और बूढ़े अकाउंटेंट दोनों के ठंडे पसीने छूट गए। लिन्यू भी इसे महसूस कर सकता था। नए आने वाले की पावर ने जियांग माँ को पूरी तरह बौना साबित कर दिया। वो विशाल दानव गर्जा, दूसरे आदमी को टेबल पर खाना लाने का ऑर्डर देते हुए। सर्वर ने चलते वक्त अपना सिर नीचे रखा, उसका एक हाथ गायब था। खाने का वक्त हो गया है, उसने ऑर्डर दिया। गहरे स्टू के पॉट से शाओली ने एक इंसानी आंख बाहर निकाली, जबकि दूसरी औरत ने चश्मे का एक जोड़ा निकाला। क्या ये खाना उन दो लोगों से बना हो सकता है जो मर गए थे? उन्हें हिचकिचाते देखकर शेफ गुर्राया, क्या बात है? क्या मेरी कुकिंग तुम्हें पसंद नहीं आई? जाहिर सी बात है, किसी की भी मना करने की हिम्मत नहीं हुई। वह राक्षस जैसा शेफ बैठा नहीं, बल्कि खुद के लिए एक ड्रिंक उंडेलने के लिए एक कोने में चला गया। लेनू को क्लियरली शेफ के खाने का कोई शौक नहीं था, पर मना करने का मतलब था अगले खाने का मेन कोर्स बन जाना। शेफ ने अपनी वाइन डाली और बाउल में से एक आवाज रोने लगी। ये वाइन खट्टी और कड़वी है। उसने अपना सिर पीछे झटका और उस गंदे लिक्विड को पानी की तरह पी गया। उसकी नजर लिन्यू पर पड़ी, जिसने अभी तक अपना खाना छुआ भी नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा चमका। इस बच्चे ने अभी तक क्यों नहीं खाया? क्या तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं आया? लिन्यू बिना मन के अपनी जगह पर खड़ा हुआ। एक अचानक मूव में उसने कप को सीधे शेफ के हाथ से छीन लिया। जो वाइन कीचड़ के पानी जैसी लगती हो, वो पीने में कितनी बेकार होगी, है ना? अगले ही पल बिना किसी इज्जत के लिन्यू ने पूरा कप फर्श पर उंडेल दिया। जिसने भी ये देखा वो झटके से जम गया। क्या वो खुद को मरवाने की कोशिश कर रहा था? जियांग माँ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। छोटा बेवकूफ, इस बार मुझे अपनी उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं है। उसका नेकलेस उस भयानक डेमन फायर को कभी झेल नहीं पाएगा। लिन येन ने एक पल के लिए सोचा, नहीं, ये ठीक नहीं है। शेफ के पिछले एक्सप्रेशन ने दिखाया था कि वो सच में उस वाइन से नफरत करता था। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई लिन्यू का इरादा? शेफ जियांग से निकलता हुआ गुस्सा अपने आखिरी पीक पर पहुंचता हुआ लग रहा था। तुम्हारी मुझे उकसाने की हिम्मत हुई? पर जैसे ही उसका गुस्सा फूटने वाला था, उसकी नाक में एक अजीब नशा कर देने वाली खुशबू आई। हाँ, जू शांग का गुस्सा ठंडा पड़ गया जब उसकी आंखें लियू के हाथ में पकड़ी एक बेहतरीन वाइन की बोतल पर फोकस हुई। फिर उसने नौजवान की शांत आवाज सुनी, आपको उकसाना? शेफ, मैं ऐसा क्यों करूंगा? आपकी स्किल वाले मास्टर का टेस्ट बहुत फर्स्ट क्लास होता है। मैं बस आपको ऐसी गंदी चीज पीते हुए नहीं देख सकता था। इसके साथ लिनू ने वो शानदार शराब उस कप में डाली जो वो अपने साथ लाया था। अब मेरी वाइन टेस्ट कीजिए। यहां तक कि वो जादुई कप भी शराब के अंदर की ताकतवर डार्क एनर्जी को महसूस करके गुनगुनाने लगा। गहरी तारीफ भरी सांसें लेने लगा। झू जियांग ने सीरियसली इस पर सोचा। अगर किसी आम इंसान ने उसे उकसाने की हिम्मत की होती तो वो इस वक्त उसका मुक्का खा रहा होता। पर यह आदमी गलत नहीं था। ये वाइन इन द्वारा ऑफर की गई वाइन से कहीं ज्यादा बेहतर थी। कुछ पल की कशमकश के बाद उसने आखिरकार हार मान ली और बैठ गया। ठीक है, मैं तुम्हारी वाइन ट्राई करूंगा। लियू ने इज्जत के साथ उसे शुरू करने का इशारा किया। बिना किसी हिचकिचाहट के जू शांग ने उसे गटकना शुरू कर दिया। जैसे ही शराब उसकी जीभ पर लगी, उसकी आंखें चमक उठी। हर एक बूंद जो जू शांग पीता वो उसकी इमेजिनेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाती थी। जैसे जैसे जू शांग उस आनंद भरी राह पर चला, उसके चेहरे पर पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन दिखने लगा। वो बस पीता गया और पीता गया। ऐसी प्योर इन एनर्जी सीधे आत्मा को शुद्ध कर सकती थी और किसी का लेवल बढ़ा सकती थी। जब वाइन खत्म हो गई, जू जियांग अचानक बोल उठा, ये सच में एक डिवाइन लिकर है। अपने प्लान को परफेक्टली काम करता देख। लिनू ने अपने दिमाग में सोचा, उस पर 9 अदर सोल फ्रूट वाइन का जादू चलाना सबसे अच्छा मूव था। उसने इस फायदे को पकड़े रखा। आइए बड़े भाई, एक और ग्लास लीजिए। पहले ही नशे में डूबा हुआ जूशांग उस खुशबूदार कप को घूरने लगा। मना न कर पाने के कारण उसने बिना रुके एक और बड़ा घूंट लिया। सच में एक मास्टरपीस है। लियू साइट्स एनालाइज कर रहा था। उसे ड्रिंक को एक सांस में पीने से लेकर बोतल खत्म होने तक छोटे छोटे मजे लेकर सिप लेते हुए देख रहा था। ऐसा लगता है कि ये 9 नेदर सोल फ्रूट वाइन मेरे अंदाजे से भी ज्यादा असरदार है। ये समझते ही उसने तुरंत सिस्टम को सम्मन किया। एक पल के बाद एक और भरी हुई बोतल प्रकट हुई। लिनू ने इसे जूशांग को पेश किया। बूढ़ा आदमी हैरान था। तुम्हारे पास ये बेहतरीन वाइन और भी है? लियू बस कैजुअली मुस्कुराया। मैं आपको पूरी बोतल दे दूंगा। जूशांग ने इसे खुशी से एक्सेप्ट कर लिया, जिससे इनके सभी लोग हैरान रह गए। बहुत शुक्रिया छोटे भाई। जियांग माँ को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसने सच में उस बच्चे को छोटा भाई बुलाया। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। नहीं, वो बस एक इंसान है। वो भला किसी भूत के लेवल पर कैसे हो सकता है? मुझे ये पक्का करना होगा कि वो यहीं मरे। दूसरी तरफ लिन्यू ने एक थकी हुई आह भरी। बड़ी शर्म की बात है। ये सुनकर
झू जियांग ने कंफ्यूजन से पूछा, छोटे भाई ऐसी शानदार वाइन के होते हुए पछताने वाली क्या बात है? उसने बेपरवाही से जवाब दिया, बड़े भाई आप सिर्फ नाइन नेदर सोल फ्लूट वाइन पी रहे हैं। आप इसके असली फ्लेवर को तब तक एंजॉय नहीं कर सकते जब तक इसके साथ खाने के लिए कुछ ना हो। इससे पहले कि लिनू अपनी बात पूरी कर पाता, झू जियांग ने उसकी बात काट दी। तुम सही कह रहे हो और मैं इत्तेफाक से एक शेफ ही हूँ। चलो इस वाइन के साथ पेयर करने के लिए मैं कुछ ब्लड रिचिंग डिशेस तैयार कर देता हूँ, लियू बोला। मुझे पता है आपकी कुकिंग स्किल्स शानदार हैं बड़े भाई, पर जो इंग्रेडिएंट्स बचे हैं वो आपके टैलेंट के लायक नहीं हैं। इस पर लियो ने अपनी आवाज धीमी की, और भला एक भूत से ज्यादा यिन एनर्जी किसके पास होती है? उसके मुंह के किनारे पर एक चालाक मुस्कान तैर गई। क्या मेन इंग्रेडिएंट के रूप में एक भूत को पकाना और भी ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होगा? लिन्यू की बातें सुनकर झू जियांग खुद से बड़बड़ाया। एक भूत को पकाना? उसने अचानक लिन्यू के कंधे पर थपथपाया। ये वाकई में और भी ज्यादा डिलीशियस होगा। छोटे भाई ये किसी गुनाह से कम नहीं है कि हम पहले क्यों नहीं मिले? ऐसा बोलते हुए जू शांग की नजरें उनके सामने वाले ग्रुप पर तेजी से घूमी। ये देखकर जियांग माँ के चेहरे पर बारिश की तरह पसीना बहने लगा। वो गुर्राई, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें नाराज करने वाला कुछ नहीं किया है। हम सब येलो स्प्रिंग्स इन में काम करते हैं। रूल्स तोड़ने की हिम्मत भी मत करना। उसकी बातें सुनकर लिन्यू तुरंत रूल समझ गया। तो इस हॉरर गेम के असली निवासियों के लिए भी इंसानों या भूतों को मारने के लिए उन्हें एक स्ट्रिक्ट रूल्स के सेट को फॉलो करना पड़ता है। बूढ़े घोंसले ने जल्दी से बीच में दखलंदाजी की। इसने तुम्हें नाराज नहीं किया है, तुम रूल्स तोड़ रहे हो। मैं इतना पक्का नहीं हूँ। जियांग माँ, तुमने अभी मेरे इस छोटे भाई पर हमला करने की कोशिश की थी। उन्हें बहस करते देख लियो के माथे पर शिकन आ गई। बूढ़े आदमी ने चिल्लाया, तुम जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रही हो। मुझे अपने मैनेजमेंट के अंदर आने वाले स्टाफ से निपटने का पूरा हक है। तुम ही वो हो जिसने सबसे पहले येलो स्प्रिंग्स इनके रूल्स तोड़े हैं। उसने गुस्से से मुंह बनाया। बूढ़े घोंसली, तुम बस अपनी पोजीशन का यूज करके अपना पर्सनल बदला ले रहे हो। उसके शब्द ने जैसे जियांग माँ को हद से गुजरने पर मजबूर कर दिया था। उसके अंदर एक भयानक गुस्सा जगा दिया था। पर इससे पहले कि जियांग माँ आगे बढ़ती, जुशांग पहले ही एक्शन में आ चुका था। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने एक लकड़ी का तख्ता सीधा उसकी तरफ फेंक मारा। हालांकि दर्द से बुरी हालत थी। जियांग माँ चिल्ला उठी, झू जियांग, भले ही मैडम ने तुम्हें इंचार्ज बनाया हो, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने उसे याद दिलाया कि डिनर आवर्स के दौरान तुम बिना वजह किसी और स्टाफ मेंबर पर हमला नहीं कर सकती। ये येलो स्प्रिंग्स इनका एक रूल है, तुमने इसे पहले तोड़ा है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, झू शांग ने अपने ब्लेड से उसे एक साफ कट दे दिया। इसके अलावा ये छोटा भाई एक मॉडल एम्प्लॉई है, मेहनती और दोस्ती वाला। इस वजह से जियांग माँ, तुम्हारा जुर्म और भी बड़ा हो जाता है। उसने जला देने वाला दर्द महसूस किया, पर इसके साथ गुस्से की एक लहर भी उठी। नहीं, इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, उस चाकू से निकली पावर ने उसके शरीर को तड़पा दिया। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि वो खड़ी तक नहीं रह पाई और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर और आत्मा पूरी तरह से टूट चुके थे। जियांग माँ एक ढेर की तरह बिखर गई। यह देखकर लिन्यू दंग रह गया। शेफ ने खुद ही उसे मार दिया। झू जियांग ने उसकी डेड बॉडी को अपने कंधे पर लादा और आर्डर दिया, छोटे भाई, मैं इस इंग्रेडिएंट को प्रोसेस करने जा रहा हूं। इस वाइन को रखने में मेरी मदद करना। लिन्यू ने सोचा, यह घोस्ट शेफ मेरे अंदाजे से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। लगता है मुझे आज रात जियांग माँ के अचानक हमला करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर उसी पल लिन्यू को एक बात समझ आई। यह बूढ़ा भूत क्लियरली मेरी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए जियांग माँ का इस्तेमाल कर रहा था। यह सोचकर उसने अपने कदम उठाए और धीरे धीरे बूढ़े भूत ली के पास गया। लिन्यू ने अनएक्सपेक्टेडली एक और वाइन की बोतल निकाली। मिस्टर ली, मेरी किस्मत अच्छी है कि आज मैं आपकी केयर में रहा। मुझे आपको एक ड्रिंक ऑफर करने दीजिए। साथ ही वो जानता था कि उसे इस खास मौके का फायदा उठाना ही होगा। बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मारने वाला एक क्लासिक केस। बूढ़ा आदमी सिर से पैर तक कांप गया। ये बच्चा सिर्फ कोई नोबल नहीं था। कुछ शब्दों के साथ उसने शेफ को मैनिपुलेट करके जियांग माँ को मारने पर मजबूर कर दिया था। जब उसने सोचा तो उसे पक्का यकीन हो गया कि उस लड़के ने उसकी पिछली चालाकी पकड़ ली थी। क्या हो अगर वो झूजियांग से कह दे कि वो अभी भी भूखा है? तब मैं क्या करूंगा? बूढ़े आदमी ली का दिमाग डर से तेजी से चलने लगा। अगर मैं ये वाइन पीता हूं तो शेफ वापस आने पर पक्का मेरे पीछे आएगा। और हालांकि यंग मास्टर लिन के पास एक से ज्यादा बोतल है। टोस्ट से इनकार करना एक बहुत बड़ा अपमान है। मैं दोनों ही हालत में निशाना बनूंगा। जैसे जैसे उसके ख्यालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए, उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। बस यही है, मैं उसे एक खजाना दे सकता हूँ। बूढ़े आदमी ली ने सिचुएशन को एनालाइज किया। ये ठीक वैसा ही है जैसा दिन के वक्त हुआ था। यंग मास्टर लिन ने टोस्ट ऑफर की और भूतों ने उसके बदले उसे फेवर किया। ये एक क्लियर सौदा था। और भले ही यंग मास्टर लिन अमीर है, पर ऐसा लगता है कि वो दूसरों का गिफ्ट कभी मना नहीं करते। उसने अपनी चीजों में छानबीन शुरू कर दी। कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खासकर क्योंकि ये चीजें येलो स्प्रिंग्स में बेकार ही हैं। तब बूढ़े आदमी ली ने ग्लूमवुड का एक टुकड़ा निकालते हुए कहा, यंग मास्टर लिन, इस बूढ़े को कुछ मिला है। लिनो इस डरपोक भूत को तुरंत समझ गया। वो डरा हुआ है। बूढ़े आदमी ने आइटम पेश किया। इसे ग्लूमवुड कहते हैं। ये यिन आर्टिफैक्ट्स बनाने में काम आने वाला एक मटेरियल है। ये पीस सबसे हाई ग्रेड का है जो 1000 साल पुराना है। इसकी वैल्यू किसी टॉप टियर यिन वेपन से भी कहीं ज्यादा है। ये सुनकर उसने तुरंत अपना सिस्टम एक्टिवेट किया। स्कैन ने इस बात को पक्का कर दिया। सुपीरियर ग्रेड 1000 ईयर ग्लूमवुड। वो हैरान रह गया।
ये वाकई एक खजाना है। लियो ने हाथ बढ़ाया और ग्लूमवुड ले लिया। वन टाइम स्पेंडिंग मिशन अब पूरा हो चुका था। वो कैजुअली मुस्कुराया, लकड़ी के उस टुकड़े को अपने हाथ में उछालते हुए। बूढ़े ली, ये ठीक ठाक है। तुम इसे कितने में बेच रहे हो? बूढ़े आदमी ने बुरी तरह घबराकर अपने हाथ हिलाए। आपके लिए गिफ्ट है सर। भला पैसे मांगने की मेरी हिम्मत कैसे होगी? कृपया बस इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। पर लिनू के एक्सप्रेशन थोड़े बिगड़ गए। कोई पैसे न लूं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसूलों वाला आदमी हूं। मैं भला आपसे इतनी कीमती चीज फ्री में कैसे ले सकता हूं? बूढ़ा आदमी ली हैरान था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। ये इस दुनिया में जिंदा बचने का यंग मास्टर लिन का रूल जरूर होगा, या इससे भी बेहतर तरह से कहें, इस दुनिया में सर्वाइवल और किलिंग दोनों ही एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं। पर हर किसी के लिए ये रूल्स टैबू थे। डायरेक्ट पूछना एक बहुत बड़ा अपमान होगा, किसी तरह की जबरदस्ती जैसा। एक पल सोचने के बाद बूढ़े आदमी ली ने कहा, तो फिर आप ही इसकी कीमत तय कर लीजिए। लिन्यू ने 3 सिक्के उछाले। 3 सिक्के कैसे रहेंगे? पैसे को देखकर बूढ़े आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके बिना समझे ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे कि यह सिर्फ एक खजाना ऑफर करना नहीं था। खुशी का एक झटका बूढ़े ली के अंदर दौड़ गया। यह जिंदगी बदल देने वाला मौका था। उसे समझ आ गया कि इन 3 सिक्कों के साथ वो इनकीपर से अपने नौकरी वाले कॉन्ट्रैक्ट को 10 साल पहले ही पूरा करके आजाद हो सकता था। इसी ख्याल ने बूढ़े आदमी ली को लिन्यू के सामने घुटनों पर झुका दिया। उसने एक बार फिर जमीन पर अपना सिर झुकाया। जिंदगी का एक दूसरा मौका देने के लिए आपका शुक्रिया। कुछ पलों के बाद बूढ़ा आदमी ली अभी भी झुककर उसकी तारीफ और शुक्रिया कर रहा था, जिससे इनमें मौजूद बागी सभी पूरी तरह दंग थे। शाओली ने पूरा नजारा देखा और आदर से फुसफुसाई, भाई लिन सच में कमाल है। हालांकि शिंजी वांग का रिएक्शन पूरी तरह से अलग था। इस नए प्लेयर ने एक वेंचफुल स्पिरिट को उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उसकी आंखों में एक समझ दिखाई दी। क्या वो उन लेजेंडरी घोस्ट टेनिंग फैमिलीज में से किसी का हिस्सा हो सकता है? तब उसने लिनू की एक चाल को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तभी सिस्टम ने अचानक अनाउंस किया कि एक ही खर्चा 30,000 युआन क्रॉस कर चुका है। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, मिशन 2 पूरा करने के लिए पानी की तरह पैसे बहाइए। रिवॉर्ड, और परफेक्ट ग्रेट घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। उसने रिवॉर्ड चेक किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैं मेरे लिए लड़ने के लिए भूतों को कंट्रोल कर पाऊंगा। एक सेकंड बाद सिस्टम ने डिटेल्स दिखाई। परफेक्ट ग्रेड घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप अलग अलग पावर लेवल्स वाले भूतों के साथ समझौता कर सकते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भूत आपको धोखा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो आजीवन पूरी वफादारी और ओबीडियंस दिखाएगा। लियू हैरान था। आप डिफरेंट लेवल के भूतों के साथ पैक्स बना सकते हैं और एक बार साइन होने के बाद वो आपको कभी धोखा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ पूरी वफादारी दिखाएंगे। एक लाइफ टाइम असर। हाँ, अब मुझे फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे शक है कि कोई भी दूसरा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कभी ये सब हासिल कर पाता। बूढ़ा आदमी ली उसके पैरों से लिपटना जारी रखा था। नई जिंदगी देने के लिए शुक्रिया सर। लिन यू ने उसे नीचे देखा और सोचा, इतनी अच्छी चीज को उसके जैसे किसी लो लेवल भूत पर वेस्ट नहीं किया जा सकता। बिना रुके उसने बूढ़े आदमी ली को धक्का देकर हटा दिया। अगर मुझे मौका मिला तो शायद मुझे, पर इससे पहले कि लिन यू अपना ख्याल पूरा कर पाता, जू शांग अचानक आ गया। छोटे भाई, हो गया। मैंने इसका इस्तेमाल ये डिश बनाने में किया। उसने जल्दी से टेबल पर मीट की एक प्लेट रखी और बताया, मैंने ऐसी कोई चीज पहली बार पकाई है, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये कैसी बनी होगी। छोटे भाई, इसे चख कर देखो। लियू ने अपने चॉपस्टिक से एक टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखा। यह बंदा काफी काबिल है। मैं ये बता भी नहीं सकता कि ये किस तरह का मीट है, पर यह यिन एनर्जी से लबालब भरा हुआ है। किसी भी भूत या घोस्ट टेमर के लिए एक ह्यूज बूस्ट। ये सोचते हुए लियू ने बिना सोचे मीट मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने उसे निगला, सिस्टम ने आवाज की, वेंचफुल स्पिरिट एसेंस को कंज्यूम किया गया। स्पिरिचुअल पावर 1 नोटिफिकेशंस लगातार आते रहे। करंट लेवल रैंक 1 घोस्ट टेमर। स्पिरिचुअल पावर 10/50। टोटल स्पिरिचुअल पावर 100। 1 आउट ऑफ 500 लियू की आंखें फटी रह गईं। तो इससे सच में मेरी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है। वो झू जियांग की तरफ घूमा और उसे थम्स अप दिया। डिलीशियस, ये टेस्टी है, न्यूट्रिशियस है और बिल्कुल साफ है। शेफ एक पल के लिए हैरान हुआ और फिर खुशी से मुस्कुराया। ये सब तुम्हारे जबरदस्त सजेशन की वजह से ही हो पाया है छोटे भाई। उसने अपना कप उठाया और उसे जू शांग के कप से टकराया। बड़े भाई, चलिए पीते हैं। जल्दी। वो दोनों अपनी ही दुनिया में खो गए, आसपास के माहौल से बिल्कुल अनजान। लिनू ने मीट का एक के बाद एक टुकड़ा खा लिया। जैसे ही सिस्टम नोटिफिकेशंस आने लगे, कंज्यूम्ड ए वेंचफुल स्पिरिट। जैसे जैसे वक्त गुजरा, आसमान में काले बादल धीरे धीरे छंटने लगे। तभी उसने मीट का आखिरी टुकड़ा भी खा लिया। लिन्यू ने तसल्ली भरी डकार ली, खुद से ही हैरान होते हुए। सिर्फ एक मील और मेरी स्पिरिचुअल पावर अभी से 197 पर है।
अब तक जूशांग उस शानदार वाइन के नशे में काफी चूर था। लियू ने उसे देखते हुए सोचा, इस शेफ को इस डंजियन का सबसे खतरनाक खतरा माना जा रहा था। किसको पता था कि थोड़ी सी 9 नेदर सोल वाइन उसे मेरा सबसे बड़ा हथियार बना देगी। अचानक मैडम की आवाज रूम में गूंजी, ठीक है, अब मील टाइम खत्म हो गया है। उसने आर्डर दिया, बूढ़े भूत ली, इन सबको आराम करने के लिए इनके कमरों में ले जाओ। बूढ़ा भूत तुरंत राजी हो गया। जैसा आप कहें मैडम। अपने नशे से खुद को होश में लाते हुए झू जियांग बड़बड़ाया, अफसोस की बात है छोटे भाई, हमें आज के लिए यहीं रुकना होगा। लियू ने प्यार से हाथ हिलाया, अभी के लिए अलविदा बड़े भाई, कल तक के लिए। ऐसा लग रहा था कि जूशांग मैडम से उतना नहीं डरता था जितना अकाउंटेंट डरता था। बूढ़े भूत ली ने आर्डर चिल्लाया, इन टेबल्स को अभी साफ करो, बाकी लोग भागे। ये बोलते हुए, जी सर। लियू खुद ही मुस्कुराया, मुझे लगता है मैं भी मदद कर देता हूं। पर जैसे ही वो आगे बढ़ा मदद करने के लिए, मैडम की आवाज अकेले उसके दिमाग में गूंजी, यंग मास्टर लिन, आकर मुझसे 3rd फ्लोर पर मिलो। लिन्यू ने आसपास देखा और जब किसी ने रिएक्ट नहीं किया तो वो समझ गया कि मैडम डायरेक्टली उससे बात कर रही थी। ये सोचकर वो शांति से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसने अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे से सोचा। इस तरह के हॉरर गेम में जिंदा रहने के लिए रास्ता बनाने का एक ही तरीका है, पैसा। और लगता है कि मैंने पक्का मैडम का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैडम, वो जरूर इस डंजियन की फाइनल बॉस होंगी। अब उनका मुझे ऐसे बुलाना, ये कोई आशीर्वाद हो सकता है या श्राप। कुछ ही देर बाद लिनू 3rd फ्लोर पर पहुंच गया। वो शानदार दरवाजों के सामने खड़ा हुआ। यही मैडम का कमरा होना चाहिए। बिना एक पल सोचे उसने दरवाजों को धक्का देकर खोला। सामने जो नजारा था वो सच में बहुत दिलकश था। उसने मैडम को बिस्तर पर शांति से, हल्के से मुस्कुराते हुए बैठे देखा। तो यही नेदरवर्ल्ड इनकी बदनाम मैडम थी। लियू ने खुद को संभाला, एक गहरी सांस ली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कमरे के अंदर चला गया। रूल्स उसे मुझे सीधे मार देने से रोकते हैं, मुझे बस मौके के हिसाब से खेलना होगा। लियू ने इज्जत देने के लिए जल्दी से अपने हाथ जोड़े। मैडम, आपने मुझे बुलाया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैडम ने शर्माने का नाटक करते हुए बात की। यंग मास्टर लिन, आपने मेरी इस छोटी सी नेदरवर्ल्ड लिन की शोभा अपनी मौजूदगी से बढ़ा दी। मैं अंधी थी जो मैंने आपकी हैसियत वाले एक मेहमान को एक आम वेटर का काम करने दिया। प्लीज, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर लिन के रोंगटे खड़े हो गए। ये ताकतवर आत्मा उसे माफी मांग रही थी। उसने जल्दी से जवाब दिया, इसकी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जिंदगी का अनुभव कर रहा था। उसने अपने मन में सोचा, ये मैडम जू जियांग से कहीं ज्यादा ताकतवर एक बदला लेने वाली आत्मा है और इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। मैं उसे ये पता नहीं चलने दे सकता कि मैं असल में कौन हूँ। मेमे की आवाज थोड़ी बदली, हालांकि तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंस ने मेरे छोटे से इनमें काफी उथल पुथल मचा दी है। लिन, तुमने उसकी बात काट दी। टूटे हुए बर्तनों के लिए मैं तुम्हें कीमत का 10 गुना वापस दे दूंगा। उसकी आवाज नरम और खतरनाक हो जाती है। बर्तन तो मामूली बात है, लेकिन शांग मा, वो नेदरवर्ल्ड इनकी एक बहुत पुरानी एम्प्लॉय थी। लिन यू ने शांति से समझाया, हाँ, लेकिन ये अफसोस की बात है कि वो तुम्हारे शेफ के द्वारा मारी गई। मैं तो यहाँ बस एक नया बस बॉय हूँ। तुम्हारे दो पुराने एम्प्लॉयज के बीच एक अजीब आपसी झगड़ा था। मैंने सच में दखल देने की हिम्मत नहीं की। मे की पकड़ मजबूत हुई और उसका पंखा टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। एक अजीब आपसी झगड़ा, तुम कह रहे हो? उसने टूटे हुए पंखे को एक तरफ फेंक दिया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अगर तुम्हारी ये कहानी है तो मैं इस बात पर आगे कोई बहस नहीं करूंगी। उसकी पूरी बॉडी से एक डरावना स्पिरिचुअल प्रेशर निकलने लगा। यंग मास्टर लिन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने जरूरी हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे इनमें क्यों आए हो। लेकिन आपसी लड़ाई भड़काना और मेरी एम्प्लॉय को मरवा देना एक ऐसी चीज है जिसे मैं बस नजरअंदाज नहीं कर सकती। लिन, तुमने बिना डरे उसकी नजरों से नजरें मिलाई। तो मैडम, आप क्या चाहती हैं? मे की भौहें तन गईं। जंग मां नेदरवर्ल्ड इनके लिए बहुत काम की थी। उसके बिना इनके काम में बहुत रुकावट आएगी। फिर उसने सीधे उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम मुझे माँ के नुकसान के लिए मुआवजा दोगे जिसकी आत्मा पूरी तरह से बिखर चुकी है। लियू रुका। तो ये सब इस बारे में था, कंपनसेशन। उसका असली मकसद समझते हुए वो सीधे मुद्दे पर आया। और मैडम को क्या कीमत ठीक लगती है? मैंने 2 उंगलियां उठाई, 20 कॉइन्स। फिर उसने दोबारा सोचा, नहीं, 50 ठीक रहेगा। लियू ने अंदर ही अंदर आह भरी, 50 कॉइन्स तो एक वेंचफुल स्पिरिट की कीमत सिर्फ लगभग 500 टीपॉट्स के बराबर है। उसने चुपचाप सिस्टम को कॉल किया, कैशबैक कार्ड यूज करो। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, कैशबैक कार्ड एक्टिवेट हो गया। तुम्हारा अगला ट्रांजैक्शन अप टू 2 अक्टूबर के रैंडम अमाउंट से रिफंड किया जाएगा। बिना कोई और शब्द कहे लिन, तुमने बारिश कर दी। सैकड़ों कॉइन्स जमीन पर गिर पड़े। जैसा उसने सोचा था, उसकी आंखें लालच से फटी रह गईं। फिर उसने अचानक एक ऑफर दिया, मैं तुम्हें 100 कॉइन्स दूंगा, बदले में शेफ अब से मेरे लिए काम करेगा। तुम्हारा क्या कहना है? मिमी ने उसे हैरानी से देखा। उसके होठों पर एक स्मिर्क आ गई। ये लड़का सच में सोचता है कि ये बस मेरे शेफ को खरीद सकता है। उसने उसे समझ लिया था। मैडम के लिए ये वेंचफुल स्पिरिट्स फायदा कमाने के टूल्स के अलावा और कुछ नहीं थे। और ये यहां भी साफ था। लियू का दिमाग तेजी से चला। जू जियांग बेहद पावरफुल था, फिर भी सिंपल और डायरेक्ट।
साथ ही उसके पास एक परफेक्ट ग्रेट स्पिरिट था। मैं अलग अलग रैंक्स की स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता हूँ। मेरे लिए ये हम में से किसी एक के लिए है। ये सबसे बेस्ट रिजल्ट था। मेमे ने सोचा, ये सोचना कि उसने सच में उन गहराइयों से आए उस बेवकूफ़ पर नजर गड़ाई है। ठीक है, वो पावरफुल है, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक कुक है। अगर मैं उसे बेच सकती हूँ तो मुझे बेच देना चाहिए। अपना मन बनाकर वो बोली, वो कई सालों से मेरे साथ है। इसके अलावा किस तरह के इनमें शेफ नहीं होता। फिर मेमे ने हर शब्द पर जोर दिया, तुम्हें और ऐड करना पड़ेगा। उसने तुरंत चुटकी बजाई, उसके लिए एक्स्ट्रा 1 मिलियन का इशारा देते हुए। एक पल बाद 1 मिलियन कॉइन्स की बौछार हुई, जिसने उसे पूरी तरह से स्पीचलेस कर दिया। लियू की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। 100 कॉइन्स और क्या मालकिन अब खुश हैं? पैसों के ढेर को देखते हुए मेमे मान गई। तो फिर हमारी डील पक्की। बिना कोई और शब्द कहे उसने जल्दी से जूजियांग का कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसे उसकी तरफ उछाल दिया। लिन्यू ने तेजी से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा और तुरंत उसे खोल लिया। जूजियांग अपनी मर्जी से येलो स्प्रिंग इनके मास्टर को सर्व करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट तब कैंसिल हो जाएगा जब जूजियांग 100 कॉइन्स ऑफ इन एनर्जी कमा लेगा। इसे पढ़ने के बाद लिन्यू ने एक लंबी सांस छोड़ी। मालकिन की आंखों में जूजियांग की कीमत सच में सिर्फ 150 कॉइन्स थी। फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ने 10,000 कॉइन्स ऑफ इन एनर्जी की मांग की। ये 10 मिलियन नेदरवर्ल्ड करेंसी है, जो सबसे महंगी डिश के लगभग 100 वैन कॉस्ट करने पर बेस्ड है। शेफ की आज़ादी एक ख्याली पुलाव के अलावा और कुछ नहीं थी। उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। वो एक ब्लैंक चेक नहीं लिखेगा, नहीं, वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिखेगा जो पूरी जिंदगी के लिए लागू हो। मेमे ने उसे याद दिलाया, बस इस कॉन्ट्रैक्ट को जला दो और शेफ आजाद हो जाएगा। लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती कि वो तुम्हारे साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। लियो ने बस अपना हाथ हिलाया। इस बारे में चिंता मत करो, मेरे पास अपने तरीके हैं। उसने कुछ कदम बढ़ाए, फिर अचानक रुका। ओह, स्प्रिंग इन की मालकिन, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी कीमत क्या है। जैसे उसने ये सुना, उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। रुको। कमरे का पहले से ही उदास माहौल और भी गहरा हो गया। मेमे ने सबसे पहले बोला, येलो स्प्रिंग इन और मैं दोनों बिकाऊ नहीं हैं। मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। यंग मास्टर लिन। लिन, तुम जानते थे कि कब पीछे हटना है। जैसा सोचा था, एक हॉरर गेम में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। फिर वो बिना एक सेकंड रुके उसके कमरे से बाहर निकल गया। वो अंदर। मेमे ने मुंह बनाया। उसने सच में मेरी कीमत पूछी, लेकिन वेट करने का सब्र नहीं था। फिर एक और ख्याल उसके दिमाग में आया। मुझे लग रहा है कि हमारे पास फिर से मिलने के और भी मौके होंगे। थोड़ी देर बाद लिनियो आखिरकार वापस नीचे आ गया। उसने दरवाजा खोला, जिसने अंदर सबको चौंका दिया। लीम नियन का चेहरा राहत से खिल उठा और वो बोली, ये मिस्टर लिन है। लेकिन उसके बगल में खड़ी औरत हाई अलर्ट पर रही और अपना ध्यान नहीं हटाया। इस लड़के ने जो खौफ पैदा किया था वो घोल से कम नहीं था। लिनू ने ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ये कहते हुए, सॉरी, मैं बस मालकिन के साथ एक डील कर रहा था। वो तीनों हैरान थे। न सिर्फ वो वेंचफुल स्पिरिट शेफ के साथ बातचीत और हंस सकता था, बल्कि वो डंजन के फाइनल बॉस के सामने भी बराबरी पर खड़ा था। ग्रुप के लीडर ने बोला, जो मिशन ब्रीफिंग मुझे मिली थी उसके हिसाब से तुम एक नए प्लेयर हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम किसी छुपे हुए क्लैन से आए हो? वो आराम से फर्श पर बैठ गया। बस कुछ लकी एनकाउंटर्स और एक अच्छी विरासत। लीडर का चेहरा सीरियस हो गया। अच्छा, तो तुम लोग सच में जिंदा बच गए। मैंने इसके बारे में पहले सिर्फ फोरम्स पर अफवाहें ही सुनी थी। लिन, तुमने कड़ियां जोड़ना शुरू किया। सुनने में लगता है कि इस गेम में प्लेयर्स के पास एक दूसरे से बात करने के लिए एक फोरम है। लीडर ने कंफर्म किया, हाँ, सही कहा। उसने आगे कहा, यही मैं तुम्हें बताने का सोच रहा था। क्या तुम सब उस नए डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेंटर के बारे में जानते हो जो देश ने बनाया है? लीन नियन ने जवाब दिया, सच कहूं तो मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं। तो ये सच में हॉरर गेम के लिए एक ऑफिशियल सेटअप है। उसने इस बात को माना। हाँ, बाहर निकलने के बाद तुम सेंटर के नंबर 9 पर कॉल कर सकते हो और गवर्नमेंट से कोई तुम्हें कांटेक्ट करेगा। वो प्लेयर्स को कुछ सपोर्ट देते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन और इन एनर्जी को एक्सचेंज करने के तरीके। लीडर ने उनमें से हर एक को बिजनेस कार्ड्स देना शुरू किया, एक वार्निंग देते हुए, लेकिन बदले में तुम्हारी पहचान देश के साथ रजिस्टर हो जाएगी। तुम्हें कुछ मिशंस भी लेने होंगे और अपनी रिपोर्ट्स को डिटेल में देना होगा। एक तरह से एक फ्रीलांस एजेंट लियो ने काट लिया और उसे गौर से देखा। लीडर ने बताया, मैं अभी वही हूँ। ये वो रास्ता है जो बहुत से लोग चुनते हैं। आखिरकार, अगर तुम सच में एक घोस्ट टैमर बन जाते हो और अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाली स्पिरिट पा लेते हो, तो तुम्हारे पास एक ऑफिशियल एम्प्लॉय बनने का चांस होता है। फिर तुम दूसरों के साथ टीम बना सकते हो और तुम्हारा सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। ये सुनकर उनके अंदर तुरंत उम्मीद की एक किरण जाग उठी। लियू का एक सवाल था, क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा इस हॉरर गेम में हिस्सा लेते रहना होगा? लीडर ने जवाब दिया, सही कहा। प्लेयर्स को हर 2 हफ्ते में रात के 12 बजे बुलाया जाता है। मैंने सुना है कि कुछ हाई लेवल एक्सपर्ट्स अपनी मर्जी से एंटर करने के लिए भारी कीमत भी चुका सकते हैं। आखिर में, जबकि हॉरर गेम के डंजन्स डेंजरस हैं, वो जबरदस्त मौकों से भी भरे हुए हैं। जब सब ध्यान से सुन रहे थे, लिनियो अचानक बोला, इन्वेस्टिगेशन सेंटर के अलावा फोरम दूसरे हॉरर गेम प्लेयर्स से कांटेक्ट करने का एक और तरीका है ना? उस आदमी ने इस बात से इनकार नहीं किया। सही, ये एक गुमनाम वेबसाइट है जिसे हाई रैंकिंग घोस्ट टेमर्स मैनेज करते हैं। लियो हैरान था। गुमनाम? लीडर ने समझाया, हाँ, हॉरर गेम का एक रूल है।
व्यंजन छोड़ने और रियलिटी में वापस आने के बाद कोई भी उसका चेहरा कभी याद नहीं रख सकता। फोरम गवर्नमेंट का सेटअप किया गया एक न्यूट्रल जोन था उन लोगों के लिए जो अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहते हैं। ये सुनकर लिन्यू के चेहरे पर समझ आने के भाव आए। अच्छा। वो अचानक उन दो औरतों की तरफ मुड़ा। क्या तुम दोनों में से किसी के पास और कोई सवाल है? जल्द ही सबने एक कोना ढूंढ लिया और सो गए। आराम से सो जाओ और कल के लिए गुड लक। लेकिन नींद लियो के दिमाग से कोसों दूर थी। वो उठ बैठा और सिस्टम को बुलाया। सिस्टम इंटरफेस तुरंत ऑन हो गया। होस्ट की पिछली ट्रांजैक्शन से कैशबैक कार्ड एक्टिवेट हो गया है। टोटल खर्चा 2 मिलियन यूएन। रैंडम कैशबैक मल्टीप्लायर 5 गुना। बधाई हो होस्ट, आपको 10 मिलियन यूएन मिले हैं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और पूछा, तो अगला मिशन क्या है? सिस्टम की आवाज फिर से आई। क्वेस्ट 3, हमेशा खर्च करो, हमेशा खुश रहो। पूरा नहीं हुआ है। मिशन का गोल, 3 ऐसी चीजें खरीदो जिनमें हर एक 1 लाख येन से ज्यादा की हो। दी गई कीमत आइटम की वैल्यू के 5 गुना से ज्यादा नहीं हो सकती। 3 अवेलेबल रिवॉर्ड्स हैं, एक 1 स्टार कैशबैक कार्ड, एक 5 स्टार युआन यीनिंग, एक 10 स्टार जिहान फू और एक 10 स्टार मेलिंग फू। अगली सुबह दिन निकलते ही मुर्गे की बांग पूरे इनमें गूंजने लगी। लिन यू नींद में जाग गया और सोचने लगा, क्या भूतों की इस दुनिया में दिन पहले ही निकल आया है? उसने अंगड़ाई ली, पूरी तरह से फ्रेश फील करते हुए। तो ये फायदा है एक घोस्ट टेमर बनने का। पूरी रात न सोने के बावजूद उसे कोई थकान महसूस नहीं हुई। उसने खुद से सोचा, कल मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद जंग मां मर चुकी है और वह अकाउंटेंट डरा हुआ है। शेफ जू जियांग के दिल में मेरे लिए अब कोई दुश्मनी नहीं है। रात बिना किसी घटना के गुजर गई, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। कमरे में बाकी 3 लोग भी जाग चुके थे और उनकी आवाजें आने लगी। गुड मॉर्निंग ब्रदर लिन। मॉर्निंग। लिनू ने उनके चेहरों की तरफ देखा और समझ गया कि बाकी 3 भी उठ चुके थे। हालांकि वो ऐसे लग रहे थे जैसे ठीक से सोए ना हो। अचानक दरवाजे पर आई एक नॉक ने उन सबको चौंका दिया। उसने शांति से उन्हें तसल्ली दी, फिक्र मत करो, शायद ये अकाउंटेंट है जो आज के काम का हिसाब करने आया है। बूढ़ा घोंसली वहां आया। उसके चेहरे पर एक चापलूसों वाली मुस्कान थी। यंग मास्टर लिन, क्या आप जाग गए हैं? लियो आगे बढ़ा। शेफ अभी कहाँ है? बूढ़े घोस्ट ने जल्दी से जवाब दिया, उसे किचन में होना चाहिए। लियो ने नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, मुझे पता है। बूढ़ा घोस्ट ली कहने लगा, यंग मास्टर लिन, आपका आज का काम। लेकिन वो अचानक रुक गया, कुछ बेहतर सोचते हुए। छोड़िए यंग मास्टर लिन, जैसे ताकतवर इंसान को येलो स्प्रिंग्स के रूल्स मानने की जरूरत नहीं है। ये सोच आते ही बूढ़े घोंसली का चेहरा सख्त हो गया और वो दूसरों पे चिल्ला पड़ा, तुम सब वहां खड़े क्या देख रहे हो? काम पर लगो। वो तीनों बिना एक पल की देरी किए वहां से हट गए। हमें माफ कीजिए। उस बड़े आदमी को वहां जमे हुए देखकर बूढ़ा घोस्ट गुर्राया, हे तुम बड़े गधे, तुम कहाँ खोए हुए हो? लेकिन उस आदमी ने बूढ़े घोंसली की बात नहीं सुनी और अपने ही ख्यालों में खोया रहा। वो सच में एक महान खानदान का मास्टर है। उधर किचन में चिमनी से धुआं निकल रहा था। लिनू ने अंदर कदम रखा और आराम से बोला, नमस्ते बड़े भाई। जुजियांग ने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली। छोटे भाई लिन, क्या ये तुम हो? आओ, तुम्हें इसे गर्म रहते हुए ही टेस्ट करना चाहिए। मैंने अभी अभी बोन ब्रोथ का एक बर्तन तैयार किया है। लियू की नजरें उबलते हुए कड़ाहे पर गईं इससे पहले कि उसने मना कर दिया। नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ। शेफ थोड़ा कंफ्यूज लगा। हु? जू शांग ने दोबारा पूछा। उसकी क्यूरोसिटी बढ़ गई थी। छोटे भाई लिन, किस तरह का काम? लिन्यू सीधे मुद्दे पर आया। बड़े भाई, क्या तुम येलो स्प्रिंग्स इन में अपनी मर्जी से शेफ का काम कर रहे हो? शेफ का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसका कोई राज खुल गया हो। लिन्यू की आंखों में पक्का इरादा देखकर जू जियांग ने आह भरी। ऐसा लगता है मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता छोटे भाई। उसने घोस्ट रिल्म की सबसे गहरी जगह से जुड़ी सालों पुरानी अपनी कहानी शुरू की। मैं एक जाना माना इंसान था, लेकिन मुझे धोखा दिया गया। जुजियांग आगे बोलने से पहले एक पल रुका। बचने की कई कोशिशों के बाद मैं अपनी आत्मा के पूरी तरह तबाह होने के कगार पर था। मेरे पास येलो स्प्रिंग्स की मालकिन के पास पनाह लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लिन्यू पूरी तरह से समझ गया। तो ऐसी बात है। शेफ हड्डियों के पॉट को हिलाने के लिए घूमा। हालांकि मेरे घाव इन सालों में ठीक हो गए हैं, लेकिन इस इनकीपर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं बस इस जगह पर दबा रह सकता हूँ। जू जियांग की आवाज थोड़ी नरम हो गई। मैं अब कभी उस बड़ी दुनिया को नहीं देख सकता और ना ही बढ़िया खाने और अच्छी वाइन का स्वाद ले सकता हूँ। लियो ने उसे सीरियस नजरों से देखा। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो? लियो एक पल रुका और फिर बेबाकी से पूछा, क्या तुम मेरे पीछे आने और दोनों रेंस में घूमने के लिए तैयार हो? जू जियांग जितना चाहता था उसने उतनी ही सच्ची बात बोली। वो इनकीपर मुझे जाने नहीं देगी। वो अभी भी उस सूप को चला रहा था जब उसने अचानक लिन्यू को कहते हुए सुना, रुको। अगले ही सेकंड जू जियांग ने लिन्यू की तरफ देखा। उसने अपने सामने रखे कॉन्ट्रैक्ट को घूरा। जू जियांग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अरे, तुमने ये कैसे किया? लिन्यू ने बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिया, मैं बहुत अमीर हूं। एक ही पल में लिन्यू ने कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दूसरी चीजें जैसे आजादी या सेफ्टी, शायद मैं उनका तुमसे वादा ना कर सकूं। उसके इस काम से जूजियांग हैरानी से चुप हो गया। इससे पहले कि शेफ समझ पाता कि क्या हुआ था, लिन्यू ने आगे कहा, लेकिन मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा अच्छी वाइन होगी। जूजियांग खुशी से झूम उठा। ठीक है, अगर तुम मेरे जैसे एक नए जान पहचान वाले इंसान के लिए इतना खर्च करने को तैयार हो
तो मैं तुम्हारे लिए आग और धुएं में भी चलने को तैयार हूँ। छोटे भाई। उसने नया कॉन्ट्रैक्ट लिया, खुद में सोचते हुए, अच्छा खाना मायने नहीं रखता, जरूरी है मेरे नए भाई के साथ सफर करना। बिना कुछ और कहे जू जियांग ने बिना हिचकिचाए लिन्यू के कॉन्ट्रैक्ट पर अपना अंगूठा लगा दिया और फिर उसकी जांच के लिए उसे दे दिया। नया समझौता पक्का हो गया। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने साइन किया, सिस्टम गूंजा। तुमने और डेमोनिक एंटिटी जू शांग ने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। स्टेटस विंडो दिखाओ। लिनू ने बिना रुके जवाब दिया। दिखाइए। जू शांग के बारे में इंफॉर्मेशन की एक बार तुरंत स्क्रीन पर छा गई। लियू हैरान रह गया। उसके स्टैट्स उसके अपने से 100 गुना ज्यादा थे। उस बूढ़े आदमी की ताकत का लेवल ही अलग था। लिनू ने सिचुएशन को देखा। द येलो स्प्रिंग्स देखने में कचरे के ढेर जैसा था, लेकिन इसका खतरा डरावना था। अगर इस इंस्टेंस में उसे लिमिट करने वाले रूल्स ना होते और अगर मेरे पास मेरा सिस्टम ना होता तो हम 6 के 6 प्लेयर्स पहले ही मर चुके होते। जुजियांग की आवाज आई, स्टू तैयार है। लियू ने अपने मन में सोचा, छुपे हुए राक्षसों के इस अड्डे में मैं फिर भी टॉप पर आने में कामयाब रहा। अचानक बूढ़ा आदमी अपने घुटनों पर बैठ गया। भाई लिन, नहीं मास्टर, आज के बाद से मैं जू शांग आपका पीछा करूंगा। लिन्यू आगे बढ़ा और बोला, अजनबी मत बनो। फ्यूचर में मैं तुम पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहूंगा बड़े भाई। ऐसी अच्छी खबर को मनाने का दावत से बेहतर तरीका और क्या हो सकता था। और एक पल बाद उन दोनों ने अपने ग्लासेस उठाए, अपने नए कॉन्ट्रैक्ट को सेलिब्रेट करते हुए। जैसे जैसे वक्त बीता, आसमान में अंधेरा होने लगा। ओलिनियन और उस बड़े आदमी के साथ इनमें बैठा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। अब जब मैंने जुजियांग को अपने वश में कर लिया है तो येलो स्प्रिंग्स मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं रहा। उसकी नजरें बाईं तरफ गईं। छोटा ली और गोटी वाला आदमी अभी भी जिंदा थे, लेकिन दूसरी औरत सफाई करते वक्त एक मेहमान से टकराने के बाद टुकड़ों में फाड़ दी गई थी। लिनू के सीने में अचानक एक भारी बोझ महसूस हुआ। ये हॉरर गेम के मॉन्स्टर्स की बेरहम सच्चाई है। चीट सिस्टम, दौलत और एक डेमोनिक कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद मैं इनविंसिबल नहीं हूं। वो अपनी सीट से खड़ा हो गया। गोटी वाले आदमी के हिसाब से गेम हर आधे महीने में एक बार एक्टिवेट होता है। मुझे और भी ताकतवर बनते रहना होगा। इसी के साथ लिनक्स फैसला करके इनसे बाहर निकल गया। उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि उसे कुछ महसूस हुआ और वो अचानक रुक गया। जब लिनो पीछे मुड़ा, उसने लिनियन को हाँफते हुए उसकी तरफ भागते हुए देखा। उसकी मीठी आवाज आई, भाई लिन। लिनियन ने धीमी आवाज में कहा, भाई लिन, थैंक यू। तुम्हारे बिना मैं पहले दिन ही जिंदा नहीं बच पाती। लिन, तुमने जवाब दिया। ये कुछ भी नहीं था। दूसरों की मदद करना खुद की मदद करने जैसा है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने अचानक एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके हाथ में थमा दिया। प्लीज, प्लीज इसे रख लो। लियू उस पर लिखे नंबर्स को घूरता रहा, पूरी तरह से हैरान। ये क्या है? लिनियन ने समझाया, रियल वर्ल्ड में मैं जांग चांग से हूँ। मेरी फैमिली के वहाँ कुछ कनेक्शंस हैं, तो अगर तुम्हें कभी असल में मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई, प्लेयर, मिशन पूरा करने पर आपको बधाई। सिस्टम ने एक तेज आवाज के साथ कहा, येलो स्प्रिंग्स अब क्लोज हो रहा है। वो आगे कुछ और कहने वाला था, लेकिन उनके नीचे की पूरी जमीन चटकने लगी। इससे पहले कि लिनू कुछ समझ पाता, उसे वापस रियल वर्ल्ड में खींच लिया गया। उसने खुद को शांत किया और उस कागज के टुकड़े को देखा। क्या ये किसी तरह का भारी कर्मों का बोझ है? ये कहने के बाद लियू ने उसे अपने डेस्क के कोने में फेंक दिया। उसने घड़ी की तरफ देखा और सोचा, हॉरर गेम में 2 दिन गुजर गए, लेकिन रियलिटी में सिर्फ 1 ही सेकंड बीता। अचानक लियू की आंखों में एक जोश आया और उसने जू जियांग को पुकारा। बूढ़ा आदमी चौंक गया और बोला, क्या बात है मास्टर? उसने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं। जू जियांग ने उसे कंफ्यूजन में देखा। इस बीच अपनी सिस्टम इन्वेंटरी चेक करने के बाद लिनू को एहसास हुआ कि जू जियांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टेबल था। रिसेंटमेंट का नेकलेस और दूसरे आइटम्स अभी भी वहीं थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके दिमाग में तेजी से ख्याल आ रहे थे। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में अजीब घटनाएं बढ़ रही हैं और इनमें से ज्यादातर बुरी नीयत वाले घोस्ट कंट्रोलर्स के कारण हो रही हैं। फिर लियू ने सिटी की बिल्डिंग्स को देखा और गहरी सोच में पड़ गया। दुनिया जिसे मैं जानता हूँ शायद अब सेफ नहीं रही। उसी पल उसे गोटी वाले आदमी की हर 2 हफ्ते में गेम में बुलाए जाने की वार्निंग याद आई। मेरे पास तैयारी करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। लियू ने एक लंबी सांस छोड़ी। मेरे पास बहुत सारे राज हैं, अभी गवर्नमेंट को कांटेक्ट करने का वक्त नहीं है। फोरम्स इन्वेस्टिगेशन सेंटर नंबर 9 से ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन का सोर्स है। एक पल बाद वो अपनी डेस्क पर बैठा और अपना कंप्यूटर चालू किया। फेक आईपी एड्रेस सेट था। लिन्यू ने एक अकाउंट रजिस्टर करना कंप्लीट किया और एंटर दबाया। फोरम में लॉगिन करते ही हॉरर गेम्स डिस्कशन फोरम स्क्रीन पर आ गया। उसने पेज स्कैन किया और फोरम की अनाउंसमेंट्स को चेक किया। गवर्नमेंट का नोटिस कुछ खास नहीं था। ग्रैंड शिया इन्वेस्टिगेशन सेंटर नंबर 9 की तरफ से एक नोटिस। अचानक एक लाइन दिखाई दी, अपने पर्सनल फायदे के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल स्ट्रिक्टली मना है। धोखे से दूसरों को नुकसान पहुंचाना मना है। हॉरर गेम या डेमोनिक एंटिटीज के होने को खुलकर बताना और अफवाहें फैलाना मना है। लिनू हैरान रह गया। रूल तोड़ने वालों को अकेले ही इसके नतीजे भुगतने होंगे। एक पल बाद उसने खुद को संभाला। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इन सब चीजों को मैनेज करने से उन घोस्ट कंट्रोलर्स पर लगाम लगेगी जो अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं।
लेकिन क्योंकि मैं इस दुनिया में नया हूँ, सबसे जरूरी चीज खुद को बचाना है। मुझे नए प्लेयर्स के लिए गाइड चेक करनी चाहिए। ये सोचकर लिन यू ने तुरंत उस फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया। सारे हॉरर इंस्टेंसेस स्पिरिट रेल्म नाम की एक जगह पर होते हैं। स्पिरिट रेल्म बेहिसाब डेमोनिक एंटिटीज से भरी हुई एक बहुत बड़ी जगह है, लेकिन ये एंटिटीज लोगों को सिर्फ स्पेसिफिक रूल्स के हिसाब से ही मार सकती हैं। डेमोनिक एंटिटीज को उनकी ताकत के बेसिस पर 7 लेवल्स में बांटा गया है, जबकि ह्यूमन घोस्ट कंट्रोलर्स को इस वक्त 9 रैंक्स में बांटा गया है, उसने सोचा। लेकिन मेरा परफेक्ट ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट किसी भी लेवल डिफरेंस को इग्नोर कर सकता है। जू जियांग का कॉन्ट्रैक्ट एक फेरोशियस घोस्ट लेवल एंटिटी के लिए था। अचानक लिनो रुक गया, ये याद करते हुए कि उसने फोरम्स पर क्या पढ़ा था। हॉरर गेम में 1 लाख प्लेयर्स की 5 वेव्स आ चुकी हैं, सिवाय पहली वेव के जो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। बाकी हर वेव में लोग जिंदा बचे थे। उसने और इन्फॉर्मेशन ढूंढना जारी रखा। बहुत ही कम लोगों को घोस्ट वर्ल्ड में जीवधुन वाइन मिली थी, और वो घोस्ट टमस बन गए। उसे याद आया कि उसने खुद उसी वाइन की 2 बोतलें पी थीं, और उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी आखिरी बोतल पी सकता है। उसने पहले ही 3 बोतलें जू जियांग को अपने वश में करने के लिए यूज कर ली थीं, और अगर उसका अंदाजा सही था तो अभी भी थोड़ी सी बची थी। जब वो स्क्रीन को देख रहा था, लिन यू ने खुद से सोचा, बिल्कुल, मौत के डर के चलते प्लेयर्स को किसी भी हाल में सप्लाईज खरीदने की जरूरत होती है, और इस फोरम ने एक परफेक्ट मार्केट प्लेस दिया है। जब वो पढ़ रहा था, ऑफिशियल गवर्नमेंट फोरम से अचानक एक नोटिफिकेशन आया। चौथी ऑफलाइन ट्रेडिंग कन्वेंशन, एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आई, जिसने उसे चौंका दिया। तो लिनक्स ने डिटेल्स पढ़ते हुए सोचा, गवर्नमेंट यहाँ जांग चांग में ही चौथी ऑफलाइन ट्रेडिंग मीट करना चाहती थी। वो थोड़ा शक में था, क्या फोरम पर आई पोस्ट्स सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं थी। कुछ ही देर बाद फोरम पर एक आदमी ने समझाया कि वो ऑफलाइन इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ऑनलाइन ट्रेड्स रिस्की थे, क्योंकि आप सामान को ठीक से चेक नहीं कर सकते थे। बेस्ट आइटम्स को उस तरीके से कभी ट्रेड नहीं किया जाता, इसलिए फोरम ने यह मौका बनाया है। लिन यू ने राहत की सांस ली। फोरम पर वो बंदा काफी समझदार था। अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक अकाउंट बना लेता हूँ और ज्वाइन कर लेता हूँ। मेरा नाम क्या होना चाहिए? हजारों नाम सोचने के बाद उसने आखिर में ग्रेट एम्परर फैंग डू डिसाइड किया। 3 दिन बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई, दी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइकून सिस्टम शुरू हो रहा है। आज का रैंडम रिवॉर्ड आ गया है, बधाई हो होस्ट, आपको 6452 युआन मिले हैं। लियो खड़ा हुआ और बोला, सिस्टम इंटरफेस खोलो। उसने अपने बैलेंस को देखा और जोश से भर गया। अब सच में एक अमीर इंसान होने का एहसास हो रहा है। इसी के साथ लिन यू ने जल्दी से अपना सूटकेस उठाया। आज ट्रेडिंग मीट का दिन था। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, जांग चांग की तरफ जाते हुए। लेकिन तभी मंडे को 3:20 पर लिनू को शाम 5 बजे तक एक मैसेज मिला। थर्सडे को उसे जिन जुओ शॉपिंग सेंटर में लॉकर नंबर 47 पर जाना था। उसने एक मैप, एक नेम टैग और एक मास्क तैयार किया। शाम 6 बजे लिन्यू ने एक टैक्सी रोकी। वो जियांग चांग के वेस्ट में हाईवे पर था। रात 8 बजे तक ही कार आखिरकार जियांग चांग के किंग युआन डिस्ट्रिक्ट में एक पुरानी और बंद फैक्ट्री के मैदान में पहुंची। जैसा सुना था वैसा ही वहां का माहौल बहुत ज्यादा डरावना था। लोगों की एक लंबी लाइन आगे सांप की तरह घूम रही थी, अंदर जाने का वेट करते हुए। लियू ने अपने नेम टैग को देखा, ये सोचते हुए कि फोरम की गुमनाम ऑफलाइन मीट थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन काफी सिक्योर है। मास्क स्पिरिचुअल पावर्स को काट सकता था, और नेम टैग नकली यिन एनर्जी भी निकालता था। जब वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी अचानक कुआंग दाओ की आवाज आई। वो बे का घोस्ट है। वो इस फोरम के 3 फाउंडर्स में से एक है। उसका घोस्ट बहुत पावरफुल है। लिन्यू ने इस पर ध्यान दिया। तो इस लेवल की यिन एनर्जी किसी भयानक घोस्ट की है। ये ऑब्वियसली जू जियांग से कमजोर था, लेकिन इसे एक गेटकीपर के रूप में रखने का मतलब है कि ये पर्सन शायद खुद बे नहीं था। कुछ देर बाद आखिरकार उसकी जांच की बारी आई। अगर तुम्हारे पास नेम टैग है तो तुम ट्रेड में जा सकते हो, इंस्पेक्टर ने फिर कहा। अगर तुम आइटम्स बेचना चाहते हो तो पहले अप्रेजल ऑफिस जाओ। ये सुनकर लिनक्स अपने आप अप्रेजर्स की तरफ झुक गया। उसने आह भरी, ये मशीन्स बहुत ही एडवांस लग रही हैं। क्या ये सच में यिन एनर्जी की रैंक और मटेरियल का पता लगा सकती हैं? कुआंग दाओ अचानक बोला, हे भाई, यहाँ पहली बार आए हो? लियू को समझ आया, ओह, तो ये फोरम वाला वही जोशी बंदा था। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, आदमी ने समझाना शुरू किया। ये मशीन गवर्नमेंट के सेंटर नंबर 9 ने बनाई थी। ये स्पिरिचुअल एनर्जी के बेसिस पर आइटम्स को लो, मीडियम और हाई ग्रेड्स में बांट सकती है। हर एक ग्रेड को फिर 3 लेवल्स में बांटा जाता है। हाँ, कुछ आइटम्स को पहचानना मुश्किल होता है, जैसे कि तावीज और एलिक्सर्स। उनके लिए फोरम 3 वेटरन प्लेयर्स को अप्रेस करने के लिए बुलाता है। वो है ऐसा, फिक्र मत करो भाई, तुम सही हाथों में हो। सुनने के बाद लियू ने सिचुएशन को बेहतर समझा। तो ये ऐसे काम करता है। शुक्रिया भाई कुआंग दाओ। उसका चेहरा सीरियस हो गया। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी और पहली वेव के प्लेयर्स की ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा आगे है। ये अहंकारी होने का वक्त नहीं है। इस सोच के साथ लिनक्स ने ऊपर देखा, उम्मीद करते हुए कि उसके आइटम्स को और भी बड़ी पावर के बदले ट्रेड किया जा सके। तभी यिन एनर्जी डिटेक्टर चालू हुआ। शियाओ जांग बोला, लो ग्रेड लेवल 1 यिन एनर्जी, इसका काम ढूंढना है, बुरा नहीं है, तुम बहुत लकी हो। उस इंसान ने जवाब दिया, थैंक यू एक्सपर्ट। पास ही कुआंग दाओ ने यह सुना और हैरान रह गया।
एक लो ग्रेड लेवल 1 डिटेक्शन आइटम की कीमत 1 लाख से ज्यादा है। उनके पास खड़ा लिन्यू भी हैरान था, इतना ज्यादा, वो हिसाब लगाने लगा। अगर एक लो ग्रेड डिटेक्शन आइटम की कीमत इतनी ज्यादा है तो इस रीसेंटफुल स्पिरिट नेकलेस जैसा एक मिड ग्रेड इन आइटम तो शायद अनमोल होगा। अप्रेजल डेस्क के पास शियाओ जांग ने अपना काम जारी रखा। नेदरवर्ल्ड आयरन और एक लो ग्रेड इन मटेरियल। अगले इंसान के लिए उसने एक नेकलेस को देखा और कहा, येन एनर्जी बहुत बुरी तरह से खत्म हो चुकी है, ये बेकार है। ये सुनकर इंसान पूरी तरह हैरान हो गया। क्या? लियू ने इस पूरे नज़ारे को देखा और काफी इंप्रेस्ड हुआ। एक्सपर्ट्स की नज़र बहुत तेज है, बिल्कुल सिस्टम के मेजरमेंट्स जितनी एक्यूरेट। एक पल बाद वो मुड़ा और उसने कुआंग दाओ को इशारा किया, तुम आगे जाओ। लेकिन उसने अपने मन में सोचा, सच्ची में अजीब आइटम्स आने पर उस एक्यूरेसी की गारंटी देना मुश्किल है। एक रेयर फाइंड, ये उसका सुनहरा मौका था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अप्रेजल टेबल पर गया और आखिरकार मेरी बारी आ गई। अपना आइटम रखने के बाद कुआंग दाओ ने अपने हाथ जोड़े, दुआ करते हुए कि ये कम से कम एक मिड ग्रेड ट्रेजर हो। लेकिन एक सेकंड बाद अप्रेजल मशीन से आने वाली एक चुभने वाली आवाज ने उसे चक्कर में डाल दिया। जियाओ जांग ने उस आइटम को देखा और अपना जजमेंट दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये यिंची निकाल रहा है, ना ही ये यिंची मटेरियल का बना हुआ था। एजेड बीच में बोला, अजीब बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर बहुत गहराई में एक बेहद ताकतवर यिंची छुपी हुई है। हे योंग ने अपनी बात रखी, मैं भी इसका सोर्स पता नहीं लगा पा रहा हूँ। हम इसकी ग्रेड की गारंटी नहीं दे सकते, तुम अपनी कीमत खुद सेट कर सकते हो। निराश होकर कुआंग दाओ वहां से चला गया। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स को भी कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या था। ये देखकर लिन्यू ने थोड़ी हिम्मत बंधाई, भाई कुआंग दाओ, निराश मत हो, शायद तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो इसे खरीदने में इंटरेस्ट रखता हो। लेकिन उन बातों का उसका मूड ठीक करने पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक लिन्यू का सिस्टम एक आइटम नोटिफिकेशन के साथ गूंजा, सुपीरियर ग्रेड इरेगुलर फैरोस बैंडेज। वो सिस्टम पैनल पे लिखे हर एक शब्द को हैरानी से घूरता रहा। सुपीरियर ग्रेड। लिन्यू का ध्यान भंग होते देख शियाओ जांग ने पुकारा, आप क्या अप्रेस करवाना चाहेंगे? होश में आते हुए उसने तुरंत अपने सिस्टम को यिंची कॉइन्स की एक लड़ी एक्सचेंज करने का ऑर्डर दिया। एक पल बाद लिन्यू ने अप्रेजल टेबल पर एक इकलौता सिक्का रखा। थोड़ा नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करना सबसे बेस्ट होगा। अभी के लिए बस एक सिक्का। जल्द ही सिक्के के अंदर मौजूद यिंची अनजान तरीके से रिलीज हो गई। जियाओ जियांग हल्के से बोला, एक बहुत ही आम यिंची मटेरियल। अगर तुम्हारे पास 100 पीसेस हैं तो ये एक लो ग्रेड लेवल 3 आइटम के बराबर होगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अजीज ने अचानक बीच में टोका, रुको, ये इतना सिंपल नहीं है। इस पीस में बेहद प्योर यिन एनर्जी है जिसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। उसने सिक्के को ध्यान से देखा, खुद से बड़बड़ाते हुए, हेवन और अर्थ बैंक, क्या ये भूतों के बीच यूज होने वाली करेंसी हो सकती है? जब इस ख्यालों में खोया हुआ था, ह्यांग ने अचानक आगे बढ़कर उस सिक्के को पकड़ लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये बता दिया कि इसकी क्वालिटी किसी भी ऐसे सिक्के से कहीं ज्यादा बेहतर है जो उसने कभी डंजन में देखा हो। जैसे जैसे वो बोल रहा था, हायांग की आंखों में एक नई समझ आई। तो ये घोस्ट वर्ल्ड के छुपे हुए रूल्स में से एक और है। इंसानों के पास स्पेशल आइटम्स और नॉर्मल हिंची मटेरियल्स होते हैं, लेकिन एक ऐसा खजाना होना जिसे आप बचा ना सकें, एक जुर्म है। जब भूतों के साथ ट्रेड करने की कोशिश की जाती है तो 10 में से 8 या 9 बार वो एक्सचेंज एक फ्रॉड होता है। लेकिन अगर किसी इंसान के पास नेदरवर्ल्ड की ऐसी करेंसी हो जिसे घोस्ट मानते हो, तो ये ऐसा है जैसे हेवन और अर्थ बैंक आपको सपोर्ट कर रहे हो। आप वाकई में सही तरीके से सौदा कर सकते हैं। उसने लिन्यू पर नजर रखी, ये सोचते हुए कि घोस्ट अपनी करेंसी इतनी आसानी से किसी इंसान के हाथों में नहीं आने देंगे। ये जवान लड़का पक्का एक मास्टर ही होगा। फिर हे यांग ने उसकी नेम प्लेट पर देखा, एम्परर फेंग डू, एक ऐसा नाम जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। क्या ये एक नया उभरता तारा था या तीसरी वेव से आया कोई रहस्यमयी सोलो प्लेयर? उसने थोड़ी सख्ती से पूछा, तुम्हें ये कहां से मिला? लियू शांत रहा और आराम से जवाब दिया, जंग कमाल। पास ही बैठे शियाओ जांग को कुछ याद आया और वो बोला, ये नेदरवर्ल्ड की करेंसी है, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। फिर उसने एक ऑफर दिया, मेरे दोस्त, अगर तुम तैयार हो तो सिर्फ तुम्हारी जान पहचान बनाने के लिए मैं इसके एक पीस के 1500 येन दूंगा। लियू हैरान रह गया और उसने जल्दी से हिसाब लगाया, एक सिक्के के लिए 1500? क्या इसका मतलब है कि एक पूरी लड़ी की वैल्यू 1.5 मिलियन थी? वो लियान किंग में एक जगह पर डाउन पेमेंट करने के लिए काफी था। अचानक हे यांग की आवाज बीच में आई, 1500? तुम इसे बस लूट क्यों नहीं लेते? तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए, जब भूत ट्रेड करते हैं तो वो सिर्फ उसकी दिखने वाली कीमत नहीं देखते, बल्कि सिक्के की इंची और ग्रेड को भी देखते हैं। एक पल बाद उसने ऐलान किया, ये एनर्जी से भरा हुआ एक पूरा इंची सिक्का है। हमारा फोरम इसे 3000 यूएन में खरीदने को तैयार है। लिन्यू ने शांति से जवाब दिया, डील पक्की। मेरे पास कुछ और भी हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस पर फाइनल डिसीजन ले सकते हो? हे योंग, हैसा, बेफिक्र रहो मेरे दोस्त, अगर तुम 180 पीसेस भी ले आओ तब भी हमारा फोरम इसे हैंडल कर लेगा। ये सुनकर लियू ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा, और ठीक उनके सामने सिक्कों का एक बड़ा सा ढेर उड़ेल दिया। वहां मौजूद पूरी भीड़ तुरंत हैरान रह गई। हियांग जल्दी से खड़ा हुआ, मैं तुरंत मिस्टर बेई को कांटेक्ट करता हूँ। तभी शियाओ जांग ने अचानक कहा, फोरम इस वक्त एक साथ इतना सब नहीं खरीद सकता, एक हिस्सा मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 3500 दूंगा। नहीं, 4000 का एक, मैं तुमसे 20 खरीदूंगा। जैसे ही उसने बात खत्म की,
कमरे में सन्नाटा छा गया और फिर हंगामा शुरू हो गया। मैं 1000 दूंगा, मुझे भी 10 पीसेज चाहिए। उन्होंने अपनी पोस्ट चिल्ला चिल्ला कर बतानी शुरू कर दी। मैं एक लेवल 4 का घोस्ट टैमर हूँ, मुझे बेचो। मैं वादा करता हूँ मैं इसे तुम्हारे लिए फायदेमंद बनाऊंगा, मुझे बेचो, मुझे बेचो। कुआंग दाओ इस मंजर को बिना कुछ बोले देख रहा था। अभी एक पल पहले मैं उसे मेरा शुक्रिया अदा करने को कह रहा था। एम्परर फैंगडू, क्या वो मुझसे दुश्मनी रखेगा? लियो ने अपने मन में सोचा। गॉड टीयर सिस्टम से यही उम्मीद थी। रातों रात अमीर बनने का यही मतलब होता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये कोई नॉर्मल ऑक्शन नहीं थी जहां सबसे बड़ी बोली लगाने वाला जीतता है। यहाँ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को भी लाइन में लगना पड़ता है। एक असली एक्सपर्ट को सभी फैक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए। वो किसे बेचे और कितना दे ताकि उसका खुद का असर और बढ़ सके। जैसे जैसे फोरम शोर से भर गया था, अचानक एक औरत की आवाज आई, सब चुप हो जाओ। उसे पहचानते ही भीड़ ने तुरंत बात मान ली। लिनो अभी सोच ही रहा था कि क्या हो रहा है कि तीनों अप्रेजर्स ने एक साथ कहा, मिस्टर बे। उन्होंने इज्जत से सिर झुकाया और बोला, आप आ गई हैं। लियो की नजरें उनकी नजरों का पीछा कर रही थीं। वो फोरम के फाउंडर्स में से एक थी, बे, जो इतनी ताकतवर थी कि उसने 2 वेंचफुल स्पिरिट्स को अपने गेट पे पहरे के लिए लगा रखा था। जैसे ही उसने ये बात समझी, लिनू ने मशहूर बे को हल्के से सिर हिलाकर इज्जत दी। बे ने सिक्कों की एक लड़ी उठाई, उसकी आवाज हवा में गूंजी। 10,000 बेहतरीन क्वालिटी के यिन एनर्जी कॉइन्स, फंगू एम्परर। इस क्वालिटी का आइटम यहाँ बेचना बेकार है। लिनू ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ और मुझे जल्द से जल्द कैश चाहिए। एक पल के बाद बे ने सिक्का रख दिया, 750 युआन कैश, ये वाला मुझे बेच दो। वो थोड़ी देर के लिए रुकी और उसके अगले शब्दों ने भीड़ को पूरी तरह से हैरान कर दिया। मैं बेई, फोरम की तरफ से तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। और भीड़ आपस में बातें करने लगी। क्या तुमने वो सुना? खुद बेफंगू एम्परर की दोस्त बनना चाहती है। मैंने सुना है कि वो एक पीक लेवल 6 की घोस्ट टैमर है, शिया किंगडम की एक असली पावर हाउस। और अगर फोरम के पूरे असर की बात ना भी करें तो भी, जैसे कि सब लोग जानते थे, इस हॉरर गेम में 3 नए डंजन्स को क्लियर करने के बाद घोस्ट टैमर्स एक दूसरे से दोस्त बन सकते थे और अपनी एक टीम बना सकते थे। बेई जैसी शख्सियत की दोस्ती पाना सच में किसी जान बचाने वाले तावीज की तरह थी। ये ऑफर इतना जबरदस्त था कि किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बिना किसी देरी के लियो ने बाकी बचे सिक्के दे दिए और उन दोनों ने डील फाइनल कर ली। बहुत बढ़िया। बेई से जो उम्मीद थी वो एक अलग ही लेवल पर काम करती है। उसको जवाब देने के बजाय उसने अपनी स्पिरिट को बुलाया। गोल्डन सॉलोइंग सिकाड़ा प्रकट हुई और एक रहस्यमयी ब्रीफकेस लेकर आई। सिकाड़ा ने ब्रीफकेस सीधे लिंगयू की तरफ फेंक दिया। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। तो ये एक टेस्ट है। बिना जरा सी हिचकिचाहट के लियो ने अपनी स्पिरिट को बुलाया। जू जियांग वहां प्रकट हुआ और उसने पूरी भीड़ को चौंका दिया। जू जियांग ने उस उड़ते हुए ब्रीफकेस को बहुत आसानी से पकड़ लिया। इसे देखकर कुआंग दाओ बहुत जोरों से चिल्लाया। उसने उसको बुलाया। बस ऐसे ही दूसरी तरफ जू जियांग ने ब्रीफकेस खोला। मास्टर, प्लीज चेक कर लीजिए। बहुत ही जल्दी और ध्यान से चेक करने के बाद लिन यू ने जू जियांग को ब्रीफकेस बंद करने को बोला। फिर वो आगे गया, सिक्कों की लड़ी को आगे बढ़ाते हुए, बे, तुम्हारे साथ बिजनेस करके काफी अच्छा लगा। जब उसने पैसे लिए तो उसके चेहरे से यह पढ़ना नामुमकिन था कि वो क्या सोच रही है। फिर बे ने उन सिक्कों को अपनी सिकाड़ा के मुंह में डाल दिया और उसकी आवाज नरम हो गई। फंगदू एम्परर, खुशी मुझे हुई है। इसके बाद वो गायब हो गई, जिससे सारी भीड़ दंग रह गई। मिस बे चली गई, बस ऐसे ही। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। ये उस ऑफलाइन ट्रेडिंग इवेंट की औपचारिक शुरुआत थी। उसकी आवाज सुनकर फोरम के मेंबर्स वहां से गायब हो गए और फिर मेन हॉल के अंदर दोबारा दिखाई दिए। जल्दी करो, एक अच्छी सी जगह ले लो, यहाँ एक ओपन स्टॉल भी है। जब लिन्यू ये सब देख रहा था तभी एक वेंडर उसके पास आया। महान एम्परर, क्या आप देखना चाहेंगे? उसने जल्दी से उसे मना कर दिया। मैं अपना सामान बेच चुका हूँ, मेरे पास और भी काफी काम है, इसीलिए मैं तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ये हॉल व्यापारियों की आवाजों से गूंज रहा था। इधर आके देख लीजिए, आपको ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पहचाने वालों के लिए सही दाम। वैसे तो लोग नेचर से ठीक ही होते हैं, लेकिन व्यापार में चालाकियां आम बात है। लियू ने स्टॉल्स को देखा। 7,50,000 जेब में होने की वजह से वो अपनी मर्जी की चीज चुन सकता था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इनके जरिए मैं आखिर में सच में एक बहुत ही शक्तिशाली चीज खरीद सकता हूँ। यही सब सोचकर वो एक स्टॉल पर चला गया जहां उसका सिस्टम एक्टिव हो गया था। ये इनके मटेरियल्स की जांच हो रही है। ब्लड इन फ्रूट का कोई ग्रेड नहीं है। टूटा हुआ ब्लैक कॉपर गॉन्टलेट भी चेक हो रहा है। उसका उधर से तुरंत ध्यान हट गया। जैसे वो आगे निकला, उसने खुद में सोचा, ज्यादातर ये अनसर्टिफाइड चीजें बेकार हैं, लेकिन असली खजाना ढूंढने के लिए सब्र होना जरूरी है। और तभी एक नई नोटिफिकेशन उसके सिस्टम पर आ गई। यीन एनर्जी चेक हो रही है। राहु के 7 किल्स मिड ग्रेड पर। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मिड ग्रेड का रैंक ठीक उसके ग्रज फर्नेस नेकलेस के बराबर था। लीनू तुरंत उस सिग्नल के सोर्स, एक छोटे ब्लैक लकड़ी के बॉक्स के पास बढ़ गया। उसने उसे उठाया और वेंडर से पूछा, इसकी कीमत क्या है? उसे पहचानते ही वेंडर की आंखें चमक उठी। क्या ये वही अमीर आदमी नहीं था जिसने वो जबरदस्त यीन कॉइन्स बेचे थे? ये सोचकर उसने एक दोस्ती भरी मुस्कान दी। मैंने उसे एक पुराने मकबरे वाले डंजन में पाया। यीन एनर्जी बहुत कमजोर है और मुझे आज तक इसका यूज नहीं मालूम चल पाया। अगर सम्राट इसे चाहते हैं तो मैं इसे 2000 युआन में बेच सकता हूँ। बिना एक सेकंड की देरी किए लिन्यू ने 2000 युआन दे दिए। मैं इसे लूंगा। तुरंत ही सिस्टम की नोटिफिकेशन दिखाई दी।
यिन मटेरियल्स चेक हो गए। राहुल 7 किल्स होस्ट से जुड़ गया है, उसने अपने मन में सोचा। आखिरकार मेरे पास एक बहुत शक्तिशाली हमला करने का टूल आ ही गया। अब इस बड़ी खोज के बाद लिन्यू और चीजें देखता रहा और कई और काम के इन मटेरियल्स जमा कर लिए जो उससे जुड़ गए। लियू खुश था। आज का दिन उनके लिए काफी लाभदायक रहा था। कुछ ही देर बाद उसने कुआंग दाओ को एक कोने में उदास बैठे देखा। तुम्हें इस कोने में ढूंढना आसान था, उसने पुकारा। भाई कुआंग दाओ, उस आदमी ने ऊपर देखा और बोला, फंगुगो एम्परर, हम दोबारा मिल गए। लिंगयू ने उसके स्टॉल की चीजों पर नजर डाली। लगता है तुम्हारे पास यहाँ कुछ अच्छी चीजें हैं, कोंग दाओ ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा। बस कुछ बेकार का कबाड़ है जो मुझे रेगिस्तान में मिला था। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो मैं आपको एक अच्छे दाम में दे दूंगा। लिनी का हाथ कपड़े के एक टुकड़े पर गया। ये वही आइटम है जिसका पहले कोई मोल नहीं लग सका था ना? तुम इसके कितने पैसे मांग रहे हो? कुआंग दाओ ने उसे सीरियस होकर देखा। मुझे पता है तुम्हारे जैसा इंसान इस बेकार कबाड़ की तलाश में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दोस्ती के नाते एक सलाह देता हूँ। अगर किसी चीज की पहचान नहीं हो पाती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई खजाना है। लियू ने बस इतना कहा, मुझे पता है, और वैसे भी मेरे पास और पैसे नहीं बचे हैं। कुआंग दाओ अचानक हंसने लगा। ऐसी बात है तो इसे रख लो, ये गिफ्ट है। लियू हैरान रह गया। हु? यहां तक कि लेजेंडरी युआन फैमिली वाले भी इसका पता नहीं लगा सके। कुआंग दाओ ने आगे कहा, यह बस यहाँ ऐसे ही बेकार पड़ा है। बच्चे, अगर तुम सच में इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो इसका मतलब ये आइटम तुम्हारी किस्मत में ही था। मैट ब्लेड का चेहरा सीरियस हो गया, ये समझते हुए कि वो एक असली पावर हाउस से बात कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। लिन, तुमने एक लंबी सांस ली। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। इसी के साथ उसने तुरंत पुराने सिक्कों की एक लड़ी निकाल ली। मैट ब्लेड उन्हें देखकर हैरान रह गया। इसकी कीमत 7.5 मिलियन थी। लियू ने उन पट्टियों को अपने हाथ पर बांध लिया। इन यांग सिक्कों की तुलना असली लड़ने की ताकत से कैसे की जा सकती है? एक पल बाद सिस्टम की आवाज आई। इन एनर्जी मापी गई और सुपीरियर ग्रेड फैरो के रैप्स अब होस्ट से जुड़ चुके थे। इस बीच ऑक्शन फ्लोर पर काफी हलचल हो रही थी। इसका मोल लग चुका है, आगे आइए, एक नजर डालिए। दूसरी तरफ फोरम के प्राइवेट अप्रेजल रूम में हे यांग और बेलिन यू के लेन देन पर नजर रख रहे थे। कंफ्यूज होकर उसने पूछा, मिस बे, ये फंगू एम्पर हमेशा ऐसी चीजें क्यों खरीदता है जो अप्रेजल में फेल हो जाती हैं? उसने जवाब दिया, सच कहूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जवान लड़का सच में बड़ा दिलचस्प है। बेपुरानी यादों में खोई जो स्पिरिचुअल ताकत उसने महसूस की थी, उसके हिसाब से तो फंगू एम्परर को सिर्फ एक लेवल 1 का घोस्ट टैमर होना चाहिए था। फिर भी उसने उसकी जांच का जवाब देने के लिए एक खतरनाक घोस्ट को बुलाया था। वो रुकी। ऐसा लगता है कि वो फंगू एम्परर के अपने ऑरा को छुपाने के तरीकों के पार नहीं देख सकी थी। लिन्यू के चेहरे पर एक स्मर्क आ गई और अब लगता है कि उसके पास अप्रेजल, चीजों को परखने का एक यूनिक टैलेंट भी है। वो सच में एक ऐसा इंसान है जो किसी की भी क्यूरियोसिटी जगा दे। ट्रेड मीट में वापस मोल भाव चल रही थी। चलो भी, एक प्राइस बताओ। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। लिन यू ने अपने भरे हुए बैग की तरफ देखा। उसने पहले ही ये आर्टिफैक्ट्स पर सारी अच्छी डील्स ग्रैब कर ली थी, पर उसने अपना लगभग सारा कैश भी स्पेंड कर दिया था। शायद मुझे थोड़े पैसे कमाने के लिए कुछ बेचना चाहिए। जैसे ही उसने अपने आइटम्स पर फोकस किया, उसे अचानक किसी की कंप्लेंट सुनाई दी। वो एक गोस्ट टेमर भी नहीं है, फिर भी उसे उस तरह का सामान खरीदना है। जब वो वहां पहुंचा, लिन यू ने जियांगशी को एक साइन बोर्ड के साथ देखा जो हाई प्राइस पर ऐसी आइटम्स खरीदना चाहता था जो स्पिरिचुअल परसेप्शन और पावर को अवेकन कर सके और जिसमें कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। आसपास के लोग मजाक उड़ा रहे थे। एक ऐसी आइटम जो स्पिरिचुअल परसेप्शन को अवेकन कर सके वो पहले से ही प्राइसलेस होती है। बिना साइड इफेक्ट्स वाली रेयर आइटम की तो बात ही छोड़ दो। एक घोस्ट टेमर बनने और मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कीमत न चुकानी पड़े? उस आदमी की आवाज अचानक फर्म हो गई। जियांग चेन का ली ग्रुप एक फॉर्चून पे करने के लिए तैयार है। अगर सच में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो मैं 10 मिलियन देने के लिए तैयार हूं। क्राउड चौंक गई। 10 मिलियन? ये एक्चुअली एक बहुत फेयर प्राइस था। तो वो ली ग्रुप से था, वो कॉर्पोरेशन जो ग्रेट शिया के मैरिटाइम ट्रेड, समुद्री व्यापार का आधा हिस्सा कंट्रोल करती थी। लिन यू ने साइड में सोचा, ली ग्रुप की नान, ये उस लड़की के नाम जैसा लगता है और उसने अभी तक अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन को अवेकन नहीं किया है। क्या सच में इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है? वो एक पल के लिए हेजिटेट हुआ। मैं पहले ही अपनी 3 बॉटल्स की लिमिट पी चुका हूं। मैंने जू शांग को 2 दे दी तो अब 1 बची है। मुझे उसकी हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोचकर लिन यू ने जियांगशी को 1 बॉटल प्रेजेंट की। मेरे पास यहाँ स्पिरिट ब्रू की 1 बॉटल है। ये किसी की भी स्पिरिचुअल परसेप्शन को अवेकन करने में केपेबल होनी चाहिए। जियांगशी ने उस प्लेन बॉटल को शक की नजरों से देखा। ये इतना सिंपल है?
उसका रिएक्शन देखकर लिंगयू की टोन स्ट्रिक्ट हो गई। हाँ, ये इतना ही सिंपल है। अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो हमें डील करने की जरूरत नहीं है। जियांगशी तुरंत मान गया। फेंगडू एम्परर, मैं आप पर बिलीव करता हूँ। उसने तुरंत एक कार्ड निकाला। ये 10 मिलियन की क्रेडिट चिट है। आप ली ग्रुप से किसी भी वक्त कैश निकलवा सकते हैं। लिंगयू ने तेजी से वो चिट ले ली और स्माइल किया। आपके साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद ली नैन के घर पर वो बैल्कनी में अकेले बड़बड़ा रही थी। डैड ने मुझे ट्रेड मीट जाने से क्यों रोका, जबकि मैं पहले से ही इस हॉरर गेम की एक प्लेयर हूं। ये डेस्टिन्ड है कि मैं अब इस दुनिया की क्रूअल्टी से नहीं बच सकती। ली नैन ने उदासी से सोचा। और लिंगयू ने मुझे कॉल तक नहीं किया। मुझे लगता है शायद तुम अभी उस ट्रेड मीट में गए होगे। तभी अचानक चेयरमैन ली ने दरवाज़ा खोला। नान, उसने एक्साइटेडली अनाउंस किया, डैड ने किसी के थ्रू तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ खरीदी है जो तुम्हारी स्पिरिचुअल परसेप्शन को अवेकन कर सकती है। ये यहाँ है। ये कहते हुए चेयरमैन ली ने स्पिरिट ब्रू की बॉटल आगे बढ़ाई। देखो, ली नैन ने इसे तुरंत पहचान लिया। क्या ये वही ड्रिंक नहीं है जो लिनयू के पास पहले थी? उसने वो ले ली। उसका दिमाग घूम रहा था। लिनयू इस ट्रेजर को बेचने के लिए तैयार हो गया। एक ऐसी चीज जिसके लिए वेंजफुल स्पिरिट्स, बदला लेने वाली आत्माएं भी लड़ पड़ेंगी। क्या ये वही है? इससे पहले कि वो अपना ख्याल पूरा कर पाती, चेयरमैन ली ने पूछा, कौन लिनयू? बिना किसी आंसर का वेट किए उस बोतल ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करनी शुरू कर दी। उसने वो पहचानी हुई सेंट सूंघी और अब उसे पूरा यकीन था, ये सच में उसी की ब्रू है। चेयरमैन ली ने उसे अर्ज किया, इसे जल्दी पी लो। स्पिरिचुअल परसेप्शन के साथ तुम्हारे इंस्टेंसेस में सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ली नान का इरादा और पक्का हो गया। वो सही कह रहे हैं। मैं हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों पर रिलाई नहीं कर सकती। वो पोटेंट लिक्विड उसके मुंह में फ्लो करने लगा। जैसे ही उस ब्रू ने अपना असर दिखाया, ली नान की आंखों में एक नई और गहरी चमक आ गई। उसके अंदर एक पावरफुल फाइटिंग स्पिरिट जाग उठी। मुझे और स्ट्रांग बनना होगा। अगली बार जब मैं लिन यू से मिलूंगी तो मुझे इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि मैं उसकी एलाय, साथी बन सकूं। टाउन के दूसरे हिस्से में लिन यू को ली ग्रुप की इंफॉर्मेशन मिल गई और वो हंसा। तो ये सच में वही थी। वो खुद से बड़बड़ाया, भले ही तुम रियल वर्ल्ड में सुपर रिच हो, पर हॉरर गेम में तुम किसी भी और इंसान की तरह ही फ्रेजाइल, नाजुक हो। एक पल के लिए लिन यू के चेहरे पर एक सिनिस्टर, खतरनाक लुक आया, पर अपने सिस्टम में 1 मिलियन मिंग कॉइन्स होने के बावजूद वो जानता था कि वो रिलैक्स होने का रिस्क नहीं ले सकता। उसने सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू किया। घोस्ट्स कुछ रूल से बाउंड थे जो उनकी किलिंग लिमिट करते थे, पर तुम उनकी दुनिया में जितना गहराई में जाओगे वो उतने ही स्ट्रांग होते जाएंगे। आखिरकार वो रिस्ट्रिक्शंस ढीली पड़ जाएंगी, बिल्कुल उन हिडन डंजन्स की तरह जिनका मेंशन फोरम्स पर किया गया था। सर्वाइवल का एक ही रास्ता था, बस भागते रहना और कभी न रुकना। लिन यू तेजी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। एक दिन आएगा जब ये रूल्स कोई प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करेंगे। तब उन स्पिरिट्स के खिलाफ एक सच्ची आमने सामने की टक्कर होगी। उस थॉट के साथ उसने तुरंत अपनी स्टेटस विंडो ओपन की। करंट क्लास लेवल 1 गोस्टेमर, स्पिरिचुअल सेंस 30, स्पिरिचुअल पावर 397। लेवल 2 तक पहुंचने के लिए यूजे 50 स्पिरिचुअल सेंस और 500 स्पिरिचुअल पावर की जरूरत थी। लिन यू ने जल्दी से कुछ मैथ कैलकुलेट किया। फोरम्स के मेडिटेशन ट्रेनिंग गाइड्स को फॉलो करते हुए उसे रियलाइज हुआ कि वो पहले से ही लेवल अप होने के काफी करीब था। इसके ऊपर उसकी बढ़ी हुई स्पिरिचुअल सेंस ने सिस्टम को उसके कर्स्ड आइटम्स के ग्रेड और स्पेसिफिक यूजेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प की। सिस्टम इंटरफेस फ्लैश हुआ। द कर्स्ड लॉकेट, द 7 किल्स नेल और द फैरोज अनलकी क्लॉथ। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल करनी शुरू की। उसके लोडआउट में एक ऑफेंसिव और एक डिफेंसिव आइटम थी, साथ ही कंट्रोल और हीलिंग के लिए एक हाई ग्रेड आइटम। उसकी कॉम्बैट बिल्ड आखिरकार अपनी इनिशियल शेप ले रही थी। जैसे ही खून जैसी लाल ब्लड रेड घड़ी में 12 बजे एक सिस्टम नोटिफिकेशन बजी। हॉरर गेम में आपका स्वागत है। इंस्टेंस नेम हिगन अपार्टमेंट। उस इंस्टेंस के नाम ने लिन यू के अंदर एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ा दी। उसने एक ग्रिन मुस्कान के साथ एक्सेप्ट किया और चिल्लाया, हॉरर गेम, मैं आ रहा हूं। और इसी तरह सिस्टम अनाउंसमेंट कंटिन्यू हुई। हॉरर गेम में आपका स्वागत है। करंट इंस्टेंस हिगन अपार्टमेंट। मिशन ऑब्जेक्टिव, हिगन अपार्टमेंट में 3 दिन तक सर्वाइव करें और अपना रेंट पे करें। करंट सर्वाइवर्स लिन यू, जो अब तक अनकॉन्शियस बेहोश था, उसने अचानक गेम के अंदर अपनी आंखें खोलीं।
उसकी नज़र कमरे के चारों तरफ घूमी। ये ज़रूर हिगन अपार्टमेंट में उसका रूम होगा। तभी उसकी आंखें दीवार पर चिपके हुए कुछ रूल्स पर जाकर टिक गईं। टेनेंट इन्फॉर्मेशन। रूल 1, रूम कार्ड ही आपकी आइडेंटिटी का एकलौता प्रूफ है। अगर ये गुम हो गया तो इसे रिप्लेस नहीं किया जाएगा और हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। रूल 2, हिगन अपार्टमेंट एक 24 घंटे क्वाइट जोन है। रूल 3, इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी अनस्टेबल है। टेनेंट्स को विजिटर से सावधान रहना चाहिए और खिड़कियां यानी विंडोज खोलने से अवॉइड करना चाहिए। रूल 4, बिना परमिशन किसी दूसरे रेजिडेंट के रूम में एंटर ना करें। रूल 5, मैनेजमेंट रेगुलर इंस्पेक्शंस कंडक्ट करती है। कृपया कचरा ना फैलाएं यानी लेटर और प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें। रूल 6, कर्फ्यू रात 10 बजे शुरू होता है। इस टाइम के बाद कोई भी मूवमेंट प्रोहिबिटेड यानी मना है। लिन यू रुका और इन सब बातों को ध्यान से समझा। ये इस डंजन के इन फेमस किलिंग रूल्स थे और इन 6 रूल्स के होने से ये इंस्टेंस काफी टफ होने वाला था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अपनी इतनी वेल्थ के चलते उसे मिशन ऑब्जेक्टिव की चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। वो बस अपने मिंग कॉइन्स यूज करके रेंट पहले ही पे कर सकता था। फिर वो गेम के एंड होने तक आराम से और सेफली यहां वेट कर सकता था। 1 सेकंड बाद लिन यू ने अपना रूम कार्ड स्वाइप किया, पर बिल्कुल वो कोई इजी रास्ता चूज नहीं करने वाला था। अगर वो हर डंजन में इतना सेफली खेलेगा तो आगे चलकर उसका फेल होना पक्का था। उसके दुश्मन लगातार और स्ट्रांग होते जा रहे थे। उसके अंदर एक मजबूत ग्रिम डिटर्मिनेशन आ गया। उसे स्ट्रांग बनने के लिए हर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना था। लिन यू ने हॉलवे के चारों तरफ देखा और ठंडी सांस लेते हुए सोचा, इतने सारे कमरे। उसे अचानक मिशन ब्रीफिंग याद आई। जिंदा प्लेयर्स का नंबर सिर्फ 3 था। लिन यू ने इंस्टेंटली ऊपर की तरफ देखा। इसका मतलब इस मैसिव मधुमक्खी के छत्ते हनीकोम जैसी हाई राइज बिल्डिंग में ज्यादातर रेजिडेंट्स घोस्ट्स थे। लिन यू ने हिगान अपार्टमेंट के फ्लोर प्लान को घूर कर देखा। इस जगह के इतने बड़े स्केल को देखकर उसका सर घूम गया। ये मैप पिछले डंजन के मैप से हजारों गुना ज्यादा बड़ा था। ये सोचकर वो पीछे मुड़ा। शायद मुझे 3rd फ्लोर के मैनेजमेंट ऑफिस को चेक करना चाहिए। जैसे ही वो एलिवेटर के पास पहुंचा, डोर्स तुरंत ओपन हो गए। लिन यू ने शांति से अंदर देखा। उसने लाइटली स्मर्क किया। ये एक ऐसी एलिवेटर थी जिसमें सवारी करने की हिम्मत ज्यादातर लोग नहीं करते, पर उसने जल्दी ही खुद को कंपोज कर लिया। वैसे भी रूल्स किसी भी डायरेक्ट अटैक को प्रिवेंट करते थे। अपनी पावर के साथ उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे हैंडल कर सकता था। अपना माइंड मेकअप करने के बाद उसने हाथ बढ़ाया और फ्लोर 3 का बटन दबा दिया। जैसे ही उसने ये किया, एलिवेटर पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। तभी एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजी, कृपया एलिवेटर यूज करने के लिए फी सबमिट करें। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा कि एक छोटा सा गोस्ट वहां खतरनाक तरीके से खड़ा था। उसने डरावना दिखने की कोशिश करते हुए अपने दांत दिखाए। लिन यू ने पूछा, एलिवेटर की फी कितनी है? वो छोटा गोस्ट फुसकारा, 1 इंसान, 1 ट्रिप, 1 कॉइन। अगर तुम पे नहीं कर सकते तो तुम अपने मांस और खून या अपनी सोल का यूज कर सकते हो। प्राइस सुनकर उसे थोड़ा अंडरवेल्म्ड फील हुआ। इतना सस्ता, कितना जेनरस है। लिन यू ने जल्दी से अपने सिस्टम को 101 मिंग कॉइन नोट्स एक्सचेंज करने की कमांड दी। उसने एक सिंपल रिक्वेस्ट के साथ वो कैश गोस्ट के सामने कर दिया। ठीक है, मुझे 3rd फ्लोर पर ले चलो। उस छोटे गोस्ट ने एक्साइटमेंट में वो पैसे छीन लिए। इस कमजोर से छोटे ह्यूमन के पास सच में कैश था। लिन यू ने सिचुएशन को एनालाइज किया। ये इसका किलिंग रूल था, पर उसके एक्सप्रेशन से साफ दिख रहा था कि वो किसी लूप होल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अचानक उस गोस्ट ने एक नया एक्सक्यूज दे दिया। कैश काउंट नहीं होता। ये एलिवेटर हिगन अपार्टमेंट का हिस्सा है और सिर्फ एक स्पेंडिंग कार्ड के थ्रू ही पेमेंट एक्सेप्ट करता है। तुम मेंबर नहीं हो, तुम पे करने के लिए सिर्फ कार्ड का यूज कर सकते हो। उस छोटे गोस्ट ने अपने मन में सोचा, ये ह्यूमन अभी अभी आया है, इसने डेफिनेटली अभी तक अपना कार्ड टॉपअप नहीं करवाया होगा। मैं थोड़ा सा खून पिए बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा। खैर छोड़ो। ये सुनकर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर अब डिसअपॉइंटमेंट पूरी तरह दिख रही थी। लिन यू ने उसे नरमी से याद दिलाया, एक वेंचफुल क्लास गोस्ट, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था। पर वो छोटी आत्मा बहस करती रही। क्या मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूं? नेदर कॉइन्स को डायरेक्टली यूज करना एक सीरियस वायलेशन है। अगर तुम अपना एक हाथ यहां छोड़ने के लिए तैयार हो तो शायद मैं तुम्हें रिपोर्ट ना करने के बारे में सोचूंगा। बिना एक भी लफ्ज कहे लिन यू ने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियां स्नैप की।
अगले ही पल झूशियांग एलिवेटर के अंदर अपीयर हो गया। बहुत भीड़ हो गई है। वो बूढ़ा आदमी आगे लपका और उसने उस छोटे गोस्ट पर अपना एक मुक्का दे मारा, जिससे वो दर्द एगनी से चिल्ला उठा और उसमें से एक खतरनाक जानलेवा ऑरा निकलने लगा। ज़ूशांग ने पूछा, तुम्हें मेरे मास्टर का हाथ चाहिए, क्या ये सच है? वो छोटा गोस्ट उसकी ऐसी भयंकर प्रेजेंस से तुरंत दबसा गया। क्या ये एक फरोशियस खूंखार स्पिरिट हो सकती है? जैसे ही हवा में हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक फैल गई, वो गोस्ट कांपने लगा। तभी ज़ूशांग का हाथ आगे की तरफ बढ़ा। उसने लिन यू के सामने अपनी हथेली खोली और बोला, माय लॉर्ड, कृपया देखिए। ये देखकर वो छोटा गोस्ट हकलाते हुए बोला, मैं बस मजाक कर रहा था, मुझे हाथ नहीं चाहिए, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। अब से इस एलिवेटर पर आपकी राइट्स फ्री हैं। अपने हाथ में एक कॉइन उछालते हुए लिनियो ने गोस्ट की मिन्नतें सुनी और स्मर्क किया। तो तुम सच में जानते हो कि मजाक कैसे किया जाता है? जैसे ही ये अल्फाज उसके होठों से निकले, लिनियो ने बिना हेजिटेट किए अपनी एनर्जी उस कॉइन में भरी और अटैक कर दिया। वो छोटा गोस्ट तुरंत और बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और उसने एक भयंकर चीख मारी। ये देखकर ज़ूशियांग ने धीरे से एडवाइस किया, माय लॉर्ड, ये इस एलिवेटर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो एलिवेटर काम करना बंद कर देगी। लिनियो ने अपना कंधा झटका और थोड़े ना मन से अग्री किया। ठीक है, फिर इसकी जान बख्श देते हैं। उस छोटे गोस्ट ने ये सुना और वो बड़बड़ाने लगा, थैंक यू वैल्यूड कस्टमर, बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक बिना किसी वार्निंग के लिन यू ने एक कॉइन उसके मुंह में ठूंस दिया। फिर उसने अपनी इंटेरोगेशन शुरू की। तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे सब बताओ। ये इक्विनॉक्स मेंबर क्या होता है? उस छोटे घोस्ट ने घबराहट और जल्दबाजी में आंसर दिया, इक्विनॉक्स मेंबरशिप इस अपार्टमेंट के सबसे ऑनर्ड, सम्मानित रेजिडेंट्स के लिए होती है। ये उनके नोबल स्टेटस का एक सिंबल है। वो हाई लेवल एरियाज में भी एंटर कर सकते हैं और यहाँ तक कि लिन यू की भौं कंफ्यूजन में सिकुड़ गईं, जो कि रूल्स से पूरी तरह बाउंड नहीं है। उसका लुक देखकर घोस्ट ने आगे कहा, पर ऐसा लगता है कि मेंबर्स को अभी भी इक्विनॉक्स पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लिन यू ने इस नई इन्फॉर्मेशन पर विचार किया। तो फिर कोई इक्विनॉक्स मेंबर कैसे बन सकता है? उस छोटे घोस्ट ने ऑनेस्टी से आंसर दिया, सर, मैं बस एक लो लेवल घोस्ट हूं। मैं सिर्फ एलिवेटर ऑपरेट कर सकता हूं और बातों के छोटे छोटे हिस्से सुन लेता हूं। मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता। लिन यू ने उसके एक्सक्यूजेस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो पहले ही एक प्लान बना रहा था। ये क्लियर था कि इस इक्विनॉक्स अपार्टमेंट इंस्टेंस में एक मेंबर होना एक क्रिटिकल स्टेटस था। उसे मेंबर बनने का रास्ता ढूंढना था, और वो भी जल्दी। जैसे ही लिन यू इन बातों पर सोच रहा था, एलिवेटर आखिरकार 3rd फ्लोर पर पहुंच गई। उस छोटे घोस्ट ने जल्दी से अनाउंस किया, वैल्यूड कस्टमर, हम 3rd फ्लोर पर पहुंच गए हैं। एलिवेटर से बाहर निकलते हुए उसने कमांड दी, ज़ूशियांग, अब तुम वापस जा सकते हो। उस बूढ़े आदमी ने तुरंत ओबे किया। जी माय लॉर्ड। लिन यू की आंखों ने 3rd फ्लोर एरिया को स्कैन किया। वो खुद से बड़बड़ाया, यहाँ सिर्फ 4 सेक्शंस हैं। ये तो सच में काफ़ी स्पेशियस है। पहला एरिया फी पेमेंट सेंटर था। उसके बगल में इंफॉर्मेशन सेंटर था। वहाँ एक अपार्टमेंट मैनेजमेंट सेंटर भी था और लास्ट में एक कंप्लेंट सेंटर। उसने लास्ट वाले को घूर कर देखा और एक पल के लिए थोड़ा स्टंट दंग रह गया। एक कंप्लेंट सेंटर? क्या यहाँ गोस्ट्स के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जाती है? अपना सिर हिलाते हुए लिन यू ने पहले फी पेमेंट सेंटर जाने का डिसाइड किया। उसे अभी श्योर नहीं था कि इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट सेंटर्स किस काम के लिए थे। पहले मैं फी पे करूंगा, उसने सोचा। जरूर बस थोड़े पैसे निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवा इतनी शांत थी कि लिन यू को अपनी हर एक सांस सुनाई दे रही थी। ग्लास के पार्टीशन से झांकते हुए उसने देखा कि एम्प्लॉइज अपनी डेस्क्स पर पूरी लगन से काम कर रहे थे। लिन यू ने चुपचाप उन्हें असेस किया। इस फ्लोर का सर्विस स्टाफ सब वेंचफुल क्लास की स्पिरिट्स थीं, जो कि नेदरवर्ल्ड इन के बूढ़े घोस्ट ली और डीमन कियांग से भी ज्यादा कमजोर थीं। वो शांति से आगे बढ़ा। इक्विनॉक्स अपार्टमेंट का सिस्टम वाकई मैसिव था। ऊपर के फ्लोर्स पर डेफिनेटली हायर लेवल स्पिरिट्स घूम रही होंगी। ये लो लेवल घोस्ट्स बस मोहरे, कैनन फॉडर थे, जो अपनी लाइफ फोर्स निचोड़े जाने का वेट कर रहे थे। ये सोचकर लिन यू सबसे पास वाले क्लर्क के पास गया। एक्सक्यूज मी, मैं अपने रूम कार्ड में पैसे डलवाना चाहता हूँ। शाओली ने कार्ड की तरफ देखा और 122 नोट किया, एक नया रेजिडेंट। इससे पहले कि लिन यू रिप्लाई कर पाता, क्लर्क पहले ही रूम कार्ड स्वाइप कर चुका था। स्क्रीन की तरफ देखते हुए शाओली ने बताया,
आपको टोटल 2500 नेदर कॉइन्स पे करने होंगे। इसमें रेंट, यूटिलिटीज, सर्विस फीस, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इंक्लूड हैं और यहाँ तक कि आपका खाना पीना और नहाना भी इसमें काउंट होगा। लिन यू ने सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए एक पॉज लिया। नेदरवर्ल्ड इनके घोस्ट्स भी 2500 कैश इकट्ठा नहीं कर पाते थे। यहाँ रहने का कॉस्ट नेदरवर्ल्ड इनसे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव था। जब वो सोच रहा था तभी क्लर्क ने अचानक कंटिन्यू किया, आपको आज के कर्फ्यू से पहले 500 कॉइन्स का डिपॉजिट पे करना होगा। बाकी के 2000 कॉइन्स को 3 दिन के अंदर पूरा पे करना होगा, वरना हम दूसरे तरीके, अदर मेथड्स यूज करेंगे। लिन यू ने शांति से पूछा, और दूसरे तरीकों से तुम्हारा मतलब फ्लैश, ब्लड और आत्मा से है, राइट? करेक्ट। श्याओली थोड़ा सरप्राइज हुआ। ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं डरा था। वो क्लर्क मुड़ा और उसने रूम कार्ड वापस उसकी तरफ उछाल दिया। ऑफ कोर्स। श्याओली ने फिर एक ज्यादा प्रैक्टिकल रास्ता बताया। आप एक नए रेजिडेंट है ना? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इन्फॉर्मेशन सेंटर जाइए और कुछ जॉब्स पकड़ लीजिए। लिन यू को एक रियलाइजेशन हुई, तो इन्फॉर्मेशन सेंटर का एक काम ये भी है, एक जॉब बोर्ड। अचानक उसके सब्र का बांध टूट गया और वो चिल्लाया, हे, तुम बहरे हो क्या? अगर तुम कोई जॉब नहीं ढूंढते तो क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो? वो आगे बोलने ही वाला था, पर लिटिल ली ने बेशर्मी से उसकी बात काट दी। इक्विनॉक्स अपार्टमेंट्स गरीब या आलसी गोस्ट को वेलकम नहीं करता, अब निकलो यहां से। लिन यू सिर्फ एक आहें भर सका। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने अपनी सच्ची पावर रिवील नहीं की तो ये छोटे शैतान बस उसका टाइम वेस्ट करेंगे। उसने अचानक सर्विस सेंटर का साइन पकड़ा और उसे ऊपर उठा दिया। क्या एक पेइंग कस्टमर को ऐसे ट्रीट किया जाता है? क्या ये तुम्हारा एटीट्यूड है? लिटिल ली बस एक घिनौनी सी हंसी हंसा। मुझे यहाँ कोई वीआईपी नहीं दिख रहा। तुम बस एक नए रेजिडेंट हो जिसके नाम पर एक सिक्का तक नहीं है। वीआईपी बनने की बात तो भूल जाओ। तुम तो शायद आज रात कैफेटेरिया का स्पेशल मील बनोगे। लिन यू ने वो साइन एक साइड में फेंका और स्मर्क किया। सही कहते हैं कि इन शैतानों, इम्प से डील करना सरदर्द होता है। इनकी स्पिरिचुअल सेंस इतनी वीक होती है, इन्हें वाकई कुछ नहीं पता, क्लूलेस। उसने अपने एक्शन से जवाब देने का डिसाइड किया। कैश की एक मोटी गड्डी निकाली और उसे काउंटर पर दे मारा। किसने कहा कि मेरे पास फी पे करने के लिए पैसे नहीं हैं? इतना सारा कैश देखकर क्लर्क की आंखें शॉक के मारे फटी की फटी रह गईं। क्या? आसपास का स्टाफ जिन्होंने ये नज़ारा देखा, उनकी सांस अटक गई। इतनी प्योर स्पेक्ट्रल एनर्जी? अगर इसके पास इतना पैसा है तो ये एक वर्किंग क्लास रेत क्यों है? ये इतना वेल्दी क्लाइंट कहाँ से आ गया? पैसों की शानदार लाइट में नहाते हुए लिन यू ने एरोगेंस के साथ पूछा, 100,000 चेंज रख लो, क्या अब मैं एक वीआईपी बन गया? लिटिल ली ने तुरंत अपना राग बदल लिया और हकलाते हुए पांव पर गिरने लगा, ग्रैवलिंग। सर, ऑफ कोर्स आप एक वीआईपी हैं सर। उसने जल्दी से वो बिल्स काउंटिंग मशीन में डाले। सर, आपके नेदर कॉइन्स बिल्कुल प्रिस्टीन, नया कंडीशन में है और इनमें कोई एनर्जी लॉस नहीं है। लिटिल ली ने तुरंत रूम कार्ड एक्सेस किया। मैं अभी के अभी आपके लिए ये 100,000 डिपॉजिट कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद उसने ध्यान से कार्ड वापस लिन यू को थमाया। ये लीजिए सर। लिन यू ने उसकी तरफ एक नज़र डाली और अपने मन में सोचा, तो बैलेंस डायरेक्टली कार्ड के सरफेस पर ही डिस्प्ले हो जाता है। अब समझा ये लड़का इतनी जल्दी मस्का क्यों लगाने लगा था। लिन यू को चुप देखकर लिटिल ली ने थोड़ा हेजिटेट होते हुए पूछा, सर, आप मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट तो नहीं फाइल करेंगे ना? लिन यू ने इग्नोर करते हुए अपना हाथ हिलाया। मेरे पास तुम पर वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। वो क्लर्क तुरंत खड़ा हुआ और डीपली बाउ किया। आपकी इमेंस जेनरॉसिटी, बड़प्पन के लिए शुक्रिया। मैं इसे अपनी पूरी लाइफ नहीं भूलूंगा। जैसे ही लिन यू सेंटर से बाहर निकला, एक ख्याल उसके दिमाग में आया। डिपॉजिट सक्सेसफुल, एक गेम मिशन तो कंप्लीट हो गया, अब आगे कहाँ जाएं? उसने स्टेयरवेल एरिया को नोटिस किया और उसे रियलाइज हुआ, हाँ सही बात है, बाकी दोनों प्लेयर्स भी जल्द ही यहाँ आते होंगे। पता नहीं वो किस तरह के लोग हैं। जैसे ही उसका दिमाग इधर उधर भटक रहा था, लिन यू को अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। कदमों की आहट, फुटस्टेप्स। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो उन्होंने सीढ़ियों का रास्ता चूज किया। स्मार्ट हैं। अगर मेरे पास मेरा बॉडीगार्ड नहीं होता तो मैं भी एलिवेटर लेने का रिस्क नहीं उठाता। जैसे ही ये ख्याल गुजरा, स्टेयरवेल का दरवाजा खुला। लिन यू की आंखें फटी रह गईं जब उसने उस आदमी का हाथ देखा। वो एक वेंचफुल स्पिरिट को कंट्रोल करने वाला लेवल 4 का घोस्टेमर था। उस आदमी की नज़र लिन यू पर पड़ी। लेवल 1 घोस्टेमर, उसने नोट किया। क्या ये फ्लोर सेफ है? लिन यू ने ऑनेस्टी से आंसर दिया, अभी के लिए तो सेफ है। उस आदमी, जिसका नाम ब्लेड था, ने राहत की सांस ली। गुड। 1 घोस्टेमर, 1 घोस्टेमर, 1 घोस्टेमर। 1 घोस्टेमर, 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 1 घोस्टेमर,
एक पल बाद उसने अपनी जैकेट में कुछ ढूंढने के लिए हाथ डाला और जल्दी से मीट का एक बैग बाहर निकाला। ब्लेड ने एक पीस ऑफ फ्लैश निकाला और उसे वेंचफुल स्पिरिट के मुंह में खिला दिया। तुरंत ही लग रहा था कि वो क्रीचर रिचार्ज हो गया है, उसकी एनर्जी वापस से लाइफ में सर्ज हो गई थी। ये देखकर लिन यू ने सोचा, ताज़ा मांस, तो इस इनकम्प्लीट स्पिरिट के साथ इसके कॉन्ट्रैक्ट की यही कीमत होगी। अचानक वो आदमी उसकी तरफ मुड़ा। भाई, तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? क्या तुम्हें एलिवेटर ली थी? क्या वहां अंदर खतरा था? लिन यू ने अपना एक्सपीरियंस रिकाउंट किया। एलिवेटर में एक छोटा घोस्ट है जो एक नेदर कॉइन मांगता है, पर अगर तुम पे भी कर दो तो भी वो अटैक करने के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल ही लेगा, पर वो कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तुम्हारा सीढ़ियों से आते वक्त किससे सामना हुआ? ब्लेड की आवाज थोड़ी सीरियस और ग्रिम हो गई। स्टेयरवेल एक अनगवर्नड एरिया है। जिन स्पिरिट्स के पास से मैं गुजरा उनके अकॉर्डिंग ये एक लॉलेस जोन है। इसे 6 रेट्स और एक डीमन कंट्रोल करते हैं। उसने आगे एक्सप्लेन किया कि वो रास्ता ब्लॉक कर देते हैं ताकि अपनी मेडिसिन के लिए पैसे एक्सटॉर्ट कर सके। कुछ स्टेयरवेल्स में उन्होंने ट्रैप्स भी सेट कर रखे हैं। ये वाकई में किसी नाइटमेयर जैसा है। बात करते हुए ब्लेड ने आखिरकार पूरी तरह से फ्लोर पर कदम रख लिया। उसने सोचते हुए ऊपर देखा। ऐसा लगता है कि इन इक्विनॉक्स अपार्टमेंट्स में गुजारा करने के लिए हर चीज के लिए नेदर कॉइन्स की जरूरत पड़ती है। लिन यू ने इस बात को कंफर्म किया। बिल्कुल, मैं अभी वहां पेमेंट सेंटर पर ही था। हमें आज तक अपने रूम कार में कम से कम 500 कॉइन्स चाहिए और सजा से बचने के लिए 3 दिन के अंदर टोटल 2500 डिपॉजिट करने होंगे। लेकिन इन्फो सेंटर में जॉब्स भी मिलती हैं, शायद हम वहां कुछ नेदर कॉइन्स कमा सके। ब्लेड ने एक लंबी सांस छोड़ी। आज 500 और टोटल 2500, मुझे लगता है मैं ये मैनेज कर सकता हूं। ल्यू रुका। जो उसने ऑफलाइन मीटअप में देखा था उस हिसाब से नेदर कॉइन्स मिलना प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन ये बंदा लेवल 4 गोस्ट टेमर है। क्या ऐसा हो सकता है? जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, ल्यू ने एक ऑफर के साथ कदम आगे बढ़ाया। मैं अपनी फी पहले ही भर दी है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे साथ वापस चलूं और फिर हम साथ मिलकर इस फ्लोर की छानबीन करें? ब्लेड तुरंत मान गया। ठीक है, चलो करते हैं। ल्यू थोड़ा हैरान हुआ। क्या इसे नहीं लगता कि मेरे जैसा लेवल 1 का बंदा सिर्फ एक बोझ बनेगा? ये हैरानंगेज तौर पर भरोसेमंद है। कुछ देर बाद वो पेमेंट सेंटर पहुंचे। मैं फी भरना चाहता हूं, ब्लेड ने ऐलान किया। छोटे ली ने उसे देखने के लिए ऊपर देखा। तुम क्लर्क ने बोलना शुरू किया, लेकिन फिर उसकी नज़र ब्लेड के पीछे खड़े व्यक्ति पर पड़ी। ल्यू के चेहरे पर तीव्र भाव आए जब उसने वापस देखा। ली, क्लर्क का रवैया तुरंत बदल गया। सर, आप कितना डिपॉजिट कर रहे हैं? ब्लेड ने जल्दी से कैलकुलेशन की। रेंट 2500 था, लेकिन उसे रहने के खर्च के लिए कैश चाहिए होगा। बिना हिचकिचाहट के उसने कॉइन्स की एक मोटी गड्डी निकाली और 2700 घोषित किए। ली ने अंडरवर्ल्ड करेंसी को ध्यान से देखा। एक भी कॉइन खराब नहीं था। वादे के मुताबिक 2700। डील होने के बाद उसने तुरंत कार्ड क्वांग डाओ को वापस कर दिया। ये लीजिए सर। फिर वो लिन्यू की तरफ मुड़ा। भाई, अगर तुम्हारे पास रेंट कम पड़ रहा हो तो मैं तुम्हें शुरुआत में कुछ कैश दे सकता हूं। ब्लेड जोर से हंसा। ये सच में सिर्फ किस्मत थी। मैं एक ताकतवर मास्टर से मिला जो खतरनाक भूतों को कंट्रोल करती है और हमारी तुरंत दोस्ती हो गई। उन्होंने मुझे यिन यांग कॉइन्स की एक लड़ी तोहफे में दी और वो भी टॉप क्वालिटी की। ब्लेड ने बड़े आराम से उसके कंधे पर हाथ रखा। वैसे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम देखने में सिर्फ लेवल 1 के गोस्ट टेमर लगते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ इस रूल बेस्ड इंस्टेंस में घुसने में कामयाब रहे। तुम जरूर काफी शार्प होगे। मेरा नाम ब्लेड है। फोरम्स पर और गेम में मेरा यही नाम है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम इसके बाद दोस्त बन सकते हैं। लू ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। मेरा असली नाम एक राज है, इसलिए मैं एक मिलता जुलता नाम यूज करूंगा। कुछ देर बाद वो बोला, मेरा नाम लिनू है। ब्लेड ने उसके कंधे पर थपकी दी। ये काफी कूल नाम है। ठीक है ल्यू, चलो उस जगह को चेक करते हैं। वो मान गया। सही है। जैसे ही वो पास पहुंचे, इंफॉर्मेशन सेंटर के दरवाजे अपने आप खुल गए। दोनों ने साथ में अंदर कदम रखा। ल्यू की नज़रों ने पास के एक बोर्ड पर रिकॉर्ड स्कैन किए, फिर उसके बगल में लगे बाउंटी अनाउंसमेंट्स पर गईं। जैसा मैंने सोचा था, ल्यू ने विचार किया। अगर तुम्हारे पास काफ़ी अंडरवर्ल्ड कैश नहीं है तो या तो तुम आइटम्स बेचो या उसके लिए काम करो। ब्लेड का लहजा गंभीर हो गया। कहीं और काम करने का मतलब है हिगन अपार्टमेंट्स के दायरे के बाहर नए रूल से निपटना। एक प्लेयर के लिए ये खतरे का एक नया लेवल जोड़ देता है।
अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हमें काम की जरूरत नहीं है। ब्लेड सच में हैरान था। लिनो सिर्फ एक लेवल 1 का गोस्ट टीमर था, फिर भी उसने पहले ही काफी पैसे जमा कर लिए थे। ये सोचते हुए ब्लेड ने जल्दी से एक सुझाव दिया। उस सूरत में चलो पहले फ्लोर को चेक करते हैं। तुम इन 3 दिनों तक खाने के लिए किसी हॉरर गेम में नॉर्मल खाना नहीं ला सकते। हमें अपने पास मौजूद पैसों पर ही निर्भर रहना होगा। ल्यू मान गया। चलो एलिवेटर से नीचे चलते हैं, वो ज्यादा तेज होगा। लेकिन जब उसने लीनू को बटन दबाते देखा, ब्लेड थोड़ा ठिठका। उसने चुपके से कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे कॉइन्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हें लगता है कि एलिवेटर का वो छोटा भूत चेंज भी दे पाएगा? जैसे ही ब्लेड के मुंह से ये शब्द निकले, एलिवेटर के दरवाजे खुल गए। लिनू आराम से अंदर घुसा। छोटे भूत, बड़े दिनों बाद मिले। मैंने सुना है कि इस राइड के लिए मुझे चेंज की जरूरत नहीं है। क्या मैं अपने दोस्त को साथ ला सकता हूं? ब्लेड कुछ देर तक हैरानी में देखता रहा, फिर खुद को संभाला और आसपास देखने लगा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। ल्यू कोई आम प्लेयर नहीं है। इस एलिवेटर का भूत कमजोर नहीं है, लेकिन किसी तरह उसने इसे पूरी तरह शरीफ बना दिया है। ब्लेड ने सिचुएशन को एनालाइज किया। ल्यू के पास जरूर कोई बहुत ताकतवर, बदले की आग वाली रूह या कोई प्रभावशाली कर्स्ड आइटम होगा, या फिर वो रुका और तभी उसे समझ आया, वो अपनी असली ताकत छुपा रहा है। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, एलिवेटर पहले फ्लोर पर पहुंच गया। जैसे ही वो बाहर निकले, उनका सामना अनकाउंटर भूतों से हुआ। आवाज सुनते ही उनमें से हर एक उन्हें घूरने के लिए मुड़ा। लीनू और ब्लेड के दिमाग में शायद एक ही बात चल रही थी और वो बस चलते रहे। ये सब दुराचारी और बदलेखोर रूहें थीं। जब तक हम उन्हें उकसाते नहीं हैं, हमें कोई रूल नहीं तोड़ना चाहिए। थोड़ा चलने के बाद उन्हें एक लॉन्ड्री रूम और एक सुपरमार्केट दिखा। वहाँ एक फूड कोर्ट भी था, जो इस फ्लोर के 3 कमर्शियल एरियाज में से एक था। लू को ये अजीब लगा। पहले फ्लोर पर बाहर की दुनिया के लिए कोई एग्जिट नहीं था। ब्लेड ने अपना सर खुजलाया। खैर चलो सुपरमार्केट चेक करते हैं। लू तुरंत मान गया। सही है, अच्छा आइडिया है। मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हूं कि ऐसी बातों की चिंता करूं, उसने अपने मन में सोचा। और इस तरह वो दोनों सुपरमार्केट के अंदर चले गए। एक कैशियर चहका, स्वागत है सम्मानित ग्राहकों। ल्यू को अचानक एक अजीब बू आई और उसने अपनी नाक ढक ली। अंडरवर्ल्ड की गंदी बदबू। तभी उसने ब्लेड को खाने का एक पैकेट उठाते देखा। प्राइस काफी ज्यादा, 15 कॉइन्स थी। ब्लेड ने आह भरी। कोई रास्ता नहीं है। अगर हम अपनी ताकत बनाए रखना चाहते हैं तो हमें खाना ही होगा। ये यहां का सबसे अच्छा दिखने वाला पैकेट है। ब्लेड ने अचानक अपना इरादा बदल लिया। या शायद मुझे सिर्फ इसे पीना चाहिए। ल्यू बेजुबान था। कुछ देर बाद उसने ब्लेड को टॉयलेट पेपर का एक पैक उठाते और बड़बड़ाते देखा। इसकी तो पक्का जरूरत है। वो अपना सामान काउंटर पर ले गया और पूछा, लीनू तुम कुछ नहीं ले रहे? उसने जवाब दिया, जल्दी नहीं है। कैशियर ने अनाउंस किया कि टोटल 103 कॉइन्स हुए। जैसे ही ब्लेड ने अपना कार्ड दिया, उसने सोचा कि ये बात समझ आती है। एक लेवल 1 के घोस्ट टेमर के लिए 2500 जमा करना एक बड़ा संघर्ष है। उसके पास शायद खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं होगा। कैशियर ने सामान बैग में डाल दिया। ये लीजिए सर। ब्लेड ल्यू की तरफ मुड़ा। तो फिर मैं ये सामान रखने जा रहा हूं। तुम्हारा क्या इरादा है? ल्यू ने जवाब दिया, मैं थोड़ा और घूमूंगा। जैसा मैंने सोचा था, ब्लेड ने विचार किया। वो पैसे कमाने के लिए नौकरी ढूंढने जा रहा है, एक नौजवान का गर्व। जैसे ही वो सुपरमार्केट से निकले, ब्लेड ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं रूम 111 में हूं, याद रखना आसान है। अगर कुछ हो तो मुझे ढूंढ लेना। तुम्हें मुझे ढूंढना ही होगा, वो चिल्लाया। तुम्हें बिल्कुल आना होगा। ल्यू ने मन ही मन आह भरी। इस बंदे ने अपने दिमाग में क्या अजीब कहानी बना ली थी। अपना सिर झटकते हुए उसने कहीं और जाने के लिए एलिवेटर का बटन दबाया। फिर भी शायद एक बार देखना बनता था। मेंबर्स ओनली लाइफस्टाइल स्टोर्स के दरवाजे खुल गए, लेकिन जैसे ही लीनू ने अंदर कदम रखा, एक ठंडी आवाज हवा में गूंजी। आप कौन से फ्लोर पर जाना चाहेंगे, सम्मानित मेहमान? ल्यू ने सोचा, क्या बगल वाले छोटे भूत ने इसे मेरे बारे में बताया था? ल्यू ने जवाब दिया, दूसरा फ्लोर। उसने तुरंत ऑर्डर प्रोसेस किया। समझ गया, कृपया मजबूती से खड़े रहें। कुछ देर बाद एलिवेटर दूसरे फ्लोर पर पहुंचा और रुक गया। एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल स्टोर में कदम रखते ही वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। ल्यू हैरान था,
तो एक महंगी जगह ऐसी दिखती है। इसकी क्वालिटी एक अलग ही लेवल पर है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन थोड़ा रुका। ली नाम की एक स्टाफ मेंबर ने तुरंत कहा, नमस्ते सर, ये सिर्फ मेंबर्स के लिए स्टोर है, हम आम ग्राहकों की सेवा नहीं करते। लियो सीधा पॉइंट पर आया, मेंबरशिप फी कितनी है? उसने जवाब दिया, स्टोर डायरेक्ट पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता। एक बार जब आपके रूम कार्ड का बैलेंस एक खास अमाउंट तक पहुंच जाता है तो आप अपने आप मेंबर बन जाते हैं। उसने बड़े आराम से अपना रूम कार्ड आई के सामने रखा। तो फिर देखो, क्या ये नंबर काफ़ी है? वो एक छुपे हुए मतलब के साथ मुस्कुराने लगी। आई एम सॉरी सर, आपका बैलेंस है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरा करती, अली के पूरे चेहरे के भाव बदल गए। दोनों स्टाफ मेंबर्स ने एक साथ कहा, 1 लाख युआन? सर, आप पहले से ही हमारे स्टोर के मेंबर हैं, कृपया अंदर आइए। लियू ने अपने आसपास का जायजा लिया और नोट किया, क्वांगदाओ का सामान यहाँ की चीज़ों के सामने कुछ भी नहीं है। उसने मांस का एक टुकड़ा उठाया और बड़बड़ाया, अगर मैं ये जू शियांग को दूं तो मुझे यकीन है कि वो ऐसा डिश बना सकती है जो चियांग मो के घोस्ट मीट का मुकाबला करे। बिना हिचकिचाहट के लिन्यू ने मांस अपने शॉपिंग कार्ट में डाल दिया। ठीक उसी वक्त सिस्टम का मिशन 3 नोटिफिकेशन गूंजा। लगातार खर्च, लगातार आनंद, इनकम्प्लीट। वो हल्का सा हंसा। ऐसा मिशन कम ही मिलता है जो मूल रूप से खर्च करने का लाइसेंस हो। लियू ने कार्ट के हैंडल पर अपनी पकड़ मजबूत की। मुझे सामने दिखने वाली हर चीज खरीदनी है। इस ख्याल के साथ उसने स्टोर का पूरा सफाया शुरू कर दिया। हर एक आइटम उठा लिया। एम्प्लॉय सिर्फ देख सकते थे और फुसफुसाते रहे, इसे देखो, वो सिर्फ सबसे महंगी प्रोडक्ट्स चुन रहा है। वो कितना जवान है, वो जरूर किसी बहुत अमीर और ताकतवर बैकग्राउंड से आता होगा। लिन यू ने प्राइसेस पर नजर डाली। ड्रंकन लाइफ, ड्रीमी डेथ 1500 येन के लिए, एज योर शैडो सोल 8000 युआन के लिए। जू शियांग को शायद वो पसंद आएगा। उसने अचानक एक आह भरी। इतना सब खरीदने के बाद भी टोटल सिर्फ 56,000 युआन हुआ। ये स्टोर बहुत ही लिमिटेड था। जैसे ही लिन यू का ध्यान भटका, एक आवाज आई, रूम 120 के मेहमान, नमस्ते, मैं इस बेहतरीन संस्थान का मैनेजर हूं। उसने सीधा पूछा, क्या बात है? आदमी मुस्कुराया, आपका आना हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए हम आपको एक तोहफा देना चाहते हैं। वांगलिन ने समझाया, ये 30th फ्लोर के रोटेटिंग रेस्टोरेंट के शेफ द्वारा बनाया गया एक किचनवेयर सेट है। मैंने देखा कि आपने बहुत सारा खाना खरीदा है। इसे बनाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पक्का पड़ेगी। एक हिगन मेंबर के लिए भी इसे हासिल करना मुश्किल होगा। ये एक इंटरनल आइटम है, बिक्री के लिए नहीं। सिस्टम ने तुरंत अनाउंस किया कि इसने ग्रेड 2 मिड टीयर यिन एनर्जी मेजर की है। लिनू हैरान था, एक ग्रेड 2 मिड टीयर आइटम। बिना किसी दूसरे ख्याल के उसने जू शियांग को इसे पहनने के लिए बुलाया। बूढ़े आदमी ने आइटम अपने हाथों में लिया। वो अपनी खुशी नहीं छुपा सका। एक असली खजाना। अचानक वांग लिन को ठंडा पसीना आने लगा। ये औरा, क्या ये हो सकता है? वो हक पकाया, सर, मुझे ये आइटम्स आपके रूम तक डिलीवर करने दीजिए। और इस तरह वांग लिन ने अपने स्टाफ से सारा सामान वापस रूम 120 में डिलीवर करवाया। सावधानी से, हमारे सम्मानित मेहमान की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अचानक लिनू बोला, ओ सही है, चूंकि आपका स्टोर हिगन का बिजनेस देखता है तो मेरा आपसे एक सवाल है। अगर मैं हिगन मेंबर बनना चाहूं या हिगन काउंसिल में शामिल होना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? ये सुनकर वैंगलिन दहशत में आ गया। आप हिगन मेंबर और हिगन मैनेजर बनना चाहते हैं? लिनू ने कहा, सीरियसली, बिल्कुल चाहता हूं। हिगन मेंबर के विशेषाधिकारों का आनंद कौन नहीं लेना चाहेगा? मेरे सिस्टम मिशन को पूरा करने के लिए मुझे पैसा उड़ाने की जगह चाहिए। फ्लोर्स 26 से 29 आम जनता के लिए बंद हैं और सिर्फ रोटेटिंग रेस्टोरेंट के मेंबर्स के लिए हैं। वही मेरा एकमात्र मौका है। वो घबराहट में खासा। सर, हालांकि मैं नहीं जानता कि हैगन काउंसिल में मैनेजर कैसे बनते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि एक सम्मानित हीगन मेंबर कैसे बनते हैं वांगलिन। लेकिन शर्तें इस तरह के छोटे स्टोर का मैनेजर बनने से कहीं ज्यादा कठिन है। लिन्यू ने सीधे कहा, सुनाओ मुझे। मैनेजर ने ईमानदारी से जवाब दिया, फिलहाल हीगन मेंबर बनने की 3 शर्तें हैं और आप चाहे जो भी रास्ता चुने, आपको 1,50,000 युआन की मेंबरशिप फी देनी होगी। उसने एक सांस छोड़ी। मैं उसके लिए तैयार हूं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, वांगलिन ने जारी रखा। पहली शर्त जिसे ज्यादातर मेंबर्स चुने जाते हैं वो है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और हेगन काउंसिल में बड़ा योगदान देना या हेगन अपार्टमेंट्स में कई सालों तक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ काम करना, उसने जोड़ा। या फिर ऐसी घटनाओं को रोकना जो हेगन अपार्टमेंट्स के हितों को नुकसान पहुंचाएं या बहुत ही फायदेमंद आइडियाज देना। ये सब आपको अप्रूव होने का एक मौका दिला सकते हैं। लिन यू ने अपने मन में सोचा,
मुझे 3 दिन में इस इंस्टेंस से निकलना है। थोड़ा थोड़ा करके योगदान देना तो बिल्कुल भी तेज नहीं होने वाला। वांग लिन ने अचानक जोड़ा। जहां तक बाकी 2 शर्तों का सवाल है वो है। उसने पूरी प्रतिक्रिया बताई। एक बार जब मैनेजमेंट सेंटर एप्लीकेशन अप्रूव कर देता है तो हर होम ओनर और बिजनेस ओनर को वोट देने का मौका मिलता है। अगर आपको आधे से ज्यादा का समर्थन मिल जाए तो आप आधिकारिक तौर पर हिगिन मेंबर बन सकते हैं। लिन यू ने उस पर दबाव डाला। और तीसरा तरीका? वांग लिन ने जवाब दिया, तीसरा रास्ता सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आप 10 मेंबर्स को हरा सकें या 3 मैनेजर से इनवाइट पा सकें तो आप सीधे हिगिन में शामिल हो सकते हैं। लियू के दिमाग में एक ख्याल आया। रिश्वत देकर रास्ता बनाना वोट जीतने से कहीं ज्यादा आसान लग रहा था, लेकिन मेंबर्स और मैनेजर्स के करीब पहुंचना मुश्किल होगा। लियू ने बड़े आराम से एक नोट निकाला। जानकारी के लिए शुक्रिया, ये तुम्हारी मेहनत के लिए है। आदमी हैरान रह गया। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, ये तो बस मेरा काम है। वांग लिन ने फिर खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। शुभ यात्रा सम्मानित मेहमान। कोई तुरंत आपका सामान आपके रूम तक पहुंचा देगा। जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे बंद हुए, लियोनू का दिमाग चलने लगा। उस आदमी ने जो कहा उस हिसाब से लगता है कि सिस्टम में ऐसी कमियां हैं जिन्हें पैसों से आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। एक कोशिश तो बनती है, उसने सोचा। तभी एलिवेटर अचानक तीसरे फ्लोर पर रुका और दरवाजे खुल गए। ली ने क्वांग डाओ को किसी और के साथ खड़े देखा और अंदाजा लगाया कि ये जरूर दूसरा प्लेयर होगा। वो जानता था कि अपनी जागृत स्पिरिचुअल सेंस के बावजूद वो एक असली स्पिरिट टेमर के लेवल के आसपास भी नहीं था। इस डंजन में अकेले बचना एक बहुत बड़ा काम होगा। क्वांग डाओ ने उसे देख लिया। लिन यू, तुम वापस जा रहे हो? लू ने जल्दी से जवाब दिया, मैं स्टोर पर जानकारी इकट्ठा कर रहा था, अब मैं मैनेजमेंट सेंटर जा रहा हूं। क्वांग डाओ हैरान हुआ। क्या वो किसी शॉप में काम ढूंढने की कोशिश कर रहा था? एक नौजवान का गर्व बड़ी नाजुक चीज होती है। मुझे दखल नहीं देना चाहिए। इसके बजाय उसने अपने साथी का परिचय कराया। मैं वापस आ रहा था जब मैं इस बच्चे से 11th फ्लोर पर मिला। ये सिर्फ 2 गेम से गुजरा है और ये स्पिरिट टेमर भी नहीं है। फिर भी उन्होंने इसे इस 6 रूल डंजन में डाल दिया। लियू ने अपने मन में सोचा, वांग दाओ कभी नहीं मानेगा कि मैं भी एक रोकी हूं, है ना? उसने सोचा कि क्वांग दाओ कभी नहीं मानेगा, इसलिए उसने साथ दिया। ये तो सच में बहुत बुरी किस्मत है। क्या तुम इसे प्रोटेक्शन फी भरने ले जा रहे हो? क्वांग दाओ ने अपने सिर हिलाया। बच्चा कंगाल है, मैं इसे काम ढूंढने के लिए इन्फो सेंटर ले जा रहा हूं। ओवेन घबराहट में मुस्कुराया। मैं आपके भरोसे हूं, बड़े भाई क्वांग डाओ। लिन ने खामोशी से सिचुएशन को एनालाइज किया। क्वांग डाओ सच में मददगार लग रहा था, लेकिन अगर बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट किया गया तो वो कभी ताकतवर नहीं बनेगा। वो शायद इस बार बच जाए, लेकिन अगली बार सिर्फ एक और भी दर्दनाक मौत होगी। कुछ कदम बाद लिन ने पीछे मुड़कर उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सिर हिलाया। गुड लक। फिर वो तेजी से आगे बढ़ गया। उसे इस मौके का फायदा उठाना था और इस डंजन की कठिनाई का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करना था। जल्द ही लिन्यू अपार्टमेंट के मैनेजमेंट सेंटर पहुंचा। वो अंदर गया, सबकी हैरानी भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए। उसकी नजरें रंग मां पर टिक गईं। ये बुढ़ी औरत एक बदलेखोर रूह थी। वो उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ी। स्वागत है, मैं हिगन अपार्टमेंट मैनेजमेंट सेंटर की ऑन ड्यूटी क्लर्क हूं। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं सम्मानित होम ओनर? लिन्यू ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो भूत के पास से निकल गया और पास के सोफे पर बैठ गया। मैं हिगन अपार्टमेंट्स का मेंबर बनना चाहता हूं। रंग मां के कानों में हैरानी की गूंज हुई। उसका पूरा रवैया बदल गया। तो फिर कृपया 1 मिनट इंतजार करें सर, मैं आपका कंट्रीब्यूशन लेवल चेक करूंगी। या शायद आपके पास कोई रिकमेंडेशन लेटर है? लिन यू ने बीच में ही टोक दिया, नहीं, मैं उनमें से किसी भी तरीके का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसने खामोशी से सिस्टम को कमांड दी, 15 नोट्स एक्सचेंज करो, हर एक 1 लाख की वैल्यू का। तुरंत उसके हाथ में कैश की एक मोटी गद्दी प्रकट हुई। रामा ने बात घुमाने की कोशिश की। आई एम सॉरी सर, लेकिन मेंबरशिप फी भरने से पहले आपको बाकी शर्तें पूरी करनी होंगी। सिर्फ इतने से थोड़े से पैसे। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा करती, उसने पूरी गद्दी हवा में उछाल दी। तुरंत रॉन्ग मां ने इसे महसूस किया। उन पेपर बिल से एक जबरदस्त एनर्जी निकल रही थी। उसने अब उन्हें साफ देख लिया था। वो नेदर नोट्स देखें, जिनमें से हर एक की फेस वैल्यू 1 लाख थी। लीनू के होठों पर एक मुस्कान आई। सही कहा, टोटल 15 लाख, स्टैंडर्ड मेंबरशिप फी से 10 गुना ज्यादा। उसने अपनी आवाज धीमी की, हर शब्द पर जोर देते हुए। फी का 10 गुना। रंग मां ने जमीन से हर एक नोट इकट्ठा करने के लिए भागदौड़ मचाई। मेरी गहरी माफी सर, मेरी बुद्धि आंखों ने शायद धोखा खा लिया था। लीन यू ने बेपरवाह होकर कहा, मेरा इरादा एक डोनेशन देने का है, हिगन कम्युनिटी में एक योगदान। उसने उन शब्दों को दोहराया। दंग रह गई।
एक डोनेशन, एक योगदान। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। तो मुझे बताओ, क्या इतना बड़ा योगदान काफी है? वो साफ तौर पर कांप रही थी, लेकिन अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश की। मुझे मैनेजर लॉर्ड से उनकी राय पूछनी होगी। रॉन्ग ने फोन उठाया। हेलो माय लॉर्ड, हाँ, हमारे पास एक नए होम ओनर हैं जो मेंबर बनना चाहते हैं। नहीं, कोई पुराने कंट्रीब्यूटर नहीं है, वो नए हैं। उन्होंने अभी 1.5 मिलियन का योगदान पेश किया है। वो हिचकिचाई। और हर एक नोट 100,000 की वैल्यू का है। जी माय लॉर्ड, मैं समझ गई। रामा उसके पास आई, झुकते हुए। सम्मानित हिगन मेंबर, मैनेजर्स में से एक खुद यहाँ आपका स्वागत करने और आपकी मेंबरशिप की प्रक्रिया संभालने आएंगे। लियू ने सिचुएशन को एनालाइज किया। उसे याद आया कि शू यान तान ने उसे बताया था कि नेदर नोट की वैल्यू उसकी यिन एनर्जी की शुद्धता से तय होती थी। 100 लाख की वैल्यू वाला नोट बनाना बहुत मुश्किल था और ये कम ही चलन में होता था। इसीलिए उन्होंने इसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया, यहाँ तक कि एक मैनेजर को भी भेज दिया। उसने ऊपर देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। वो सब लगभग बहुत ही आसानी से हो गया था, जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया। कुछ ही देर बाद अपार्टमेंट मैनेजमेंट सेंटर का दरवाजा चरचराया। शियान बिना एक शब्द बोले अंदर आया। रोंग मा ने तुरंत सम्मान में अपना सिर झुकाया। सर, उसने लिन यू की तरफ देखा और पूछा, आप हिगान का मेंबर बनना चाहते हैं, सही? ल्यू ने शियान को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट की जवाब दिया, सही कहा। उसी वक्त रामा आगे बढ़ी, कैश की गड्डी पेश करते हुए। सर, ये... शियान की आंखें फैल गईं जब उसने करीब से देखा। ये असली था, 100,000 के गोस्ट नोट्स की एक गड्डी। वो धीरे से बोला, क्या मैं पूछ सकता हूं सर, हिगान अपार्टमेंट्स में इतने उदार योगदान के साथ आप आखिर क्या हासिल करने की उम्मीद रखते हैं? ल्यू ने शांति से अपनी मांग रखी। अगर ये एक निवास है तो जाहिर है मैं यहां रहने के लिए हूं। और चूंकि मेरे पास पैसा है, मैं आपके पास जो सबसे अच्छी जगह है वो लूँगा। इस जगह में ऐसी सर्विसेज हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं, तो मेंबर बनना सिर्फ एक ज़रूरत थी। वो थोड़ी देर रुका, फिर जोड़ा, क्या मेरा योगदान पर्याप्त है? शियन की आवाज़ धीमी थी। सर, एक नए मेंबर के रूप में आपका योगदान देने का तरीका सच में सबसे अलग है। अचानक ठीक उसी वक्त एक मिशन ऑब्जेक्टिव के साथ सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजी। $1 लाख से ज़्यादा की 3 खरीदारी करें। कीमत को 5 गुना से ज़्यादा बढ़ाने पर एक्टिव प्राइस इंक्रीज की इजाज़त नहीं होगी। मिशन 3 में से 1, जिसमें विभिन्न पुरस्कार शामिल हैं।